हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक बार आपका फिर से। इससे पहले आपने देखा होगा पार्ट वन जो था, मैंने उसमें आपको 15 क्वेश्चन कराए थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसका। और मैंने कहा था ना, ये डिक्टो जो इसके अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, डिक्टो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले आप इससे पार्ट वन देखा, उसकी जो फर्स्ट वीडियो ली है, जहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया था कि नहीं, दो राजनीतिक अधिकारों को बताइए। ठीक है, मैंने दो की जगह आपको सारे राजनीतिक अधिकार बताए थे कि भैया ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये समझा था कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यहां मैं आपको समझाया था, और शायद यहीं पर हमारी जो वीडियो थी वो स्टॉप हो गई थी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था, तो कोई था नहीं, मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक, और भाई बहुत ईमानदारी से वीडियो को देखना, शेयर करना, और भाई अच्छे नंबर लेके आना। आपके अच्छे नंबर आएंगे, हमें और क्या चाहिए ना। बात समझ गए। तो मैंने बताया था कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं, शायद यही वीडियो लुक गई थी, एक बार यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 तक बढ़ जाते हैं। लास्ट जो 15 चैप्टर था ना, मतलब 15 क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो के अंदर, वो यही रुकी थी। ठीक है, आपकी वीडियो मैंने बताया था कि हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के हैं। मूल संविधान के अंदर हमारे पास मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे, तो आप बताना कि मूल संविधान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो 7 प्रकार के थे। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसे हटा दिया गया था। पहला मौलिक अधिकार हमारे पास कौन सा था, तो आप बोलना भैया समानता का मौलिक अधिकार था, 14 से लेकर 18। दूसरा हमारे पास मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का था, 19 से लेकर 22। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण का था, 23 से लेकर 24। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार 25 से लेकर 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। देखो, हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन बना दे कि भारत के संविधान में प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। आप ये 6 मौलिक अधिकारों के पॉइंट्स बनाओगे, इनको डिफाइन करोगे, आंसर कंप्लीट। ठीक है ना। कर्तव्य मैंने बताए थे आपको कि हमारे संविधान के अंदर 1976 में किसने, इंदिरा गांधी ने क्या जोड़े, मौलिक कर्तव्य। और 2002 में एक कर्तव्य और जुड़ गया। तो रिसेंटली हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। बात समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। और हमारे जो कुछ नए मौलिक अधिकार है वो मैंने, जो मानव अधिकार है जो हमें मिले हैं, जैसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें कब मिला, 2005 में। स्वच्छ वायु जल और इनके अधिकार, ये नए मौलिक अधिकार, मतलब ये नए मानव अधिकार क्या मतलब, क्या है मौलिक अधिकार, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, नए मानव अधिकारों का मतलब क्या था। तो बेसिकली मैंने बताया था कि वो अधिकार जो अभी हमें मिले हैं रिसेंटली, मतलब संविधान लागू होने के बाद, है ना, तो उन्हें बोलते हैं नए मानव अधिकार। ओरिजिनली संविधान में नहीं थे। महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, कमजोर गरीब लोगों की हेल्प, शौचालय, मोहल्ला क्लिनिक, सुविधाओं का अधिकार, बच्चों को खाद्य संरक्षण, बात समझ गए, जैसे देखोगे ना आंगनबाड़ी वगैरह वाला, उनका अधिकार, है ना, तो वो सब चीजें। और कांट के गरिमा के बारे, मानवीय विचार के बारे में पूछता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एमुनल कांट। क्या नाम था बंदे का, एमुनल कांट। उसके गरिमा के विचार के बारे में पूछता है कि एमुनल कांट का जो मानवीय गरिमा का विचार था उसे समझाइए। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो, एक्चुअली में एमुनल कांट के अनुसार हर चीज की एक कीमत होती है, और या तो उसकी गरिमा होती है, और जिसकी कीमत होती है उसकी कोई गरिमा नहीं होती, और जिसकी गरिमा होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे माँ का प्यार है, मम्मी है, पेरेंट्स है, हमारे कह सकते हो हमारी जो अपने हैं, उनकी कोई कीमत थोड़ी है। अब कोई आपसे कहे कि भाई मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तू अपनी माँ को छोड़ दे या अपनी माँ को मार दे, तो नहीं मारेगा ना भाई इंसान, क्यों, क्योंकि वही वो एक रिश्ता है, वो एक क्या है, वो हमारे लिए सब कुछ है भाई, वो नहीं समझे। तो जस्ट वैसे ही एमनल कांट कहता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी लेवल का हो, पर हमें इंसानियत से पेश आना चाहिए, है ना। अगर हर इंसान, बात समझ गए नहीं समझ गए, अपनी मानवता खो देगा, इंसानियत खो देगा, तो ये देश क्या रहेगा फिर। आप सोचो ना, ये देश तो जोम्बी वाला वैसा नहीं है। तो जोम्बी मूवी देखी आपने, हर एक व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए क्या हो जाएगा, आतुर हो जाएगा, बिल्कुल जनसंहार हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अंदर ना इंसानियत होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। ठीक है, हर मनुष्य की अपनी एक गरिमा होती है, जिसकी वजह से वो कुछ सम्मान और अधिकार प्राप्त करने का हकदार होता है। उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। देखो, जैसे एग्जाम में कोई फेल हो गया तो कोई पास आ गया, जो फर्स्ट आ गया भाई सही बात है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मेहनत करी होगी उसने। अब जो फेल हो गया, ये नहीं उसे टॉर्चर करो, उसे भाई उसे कोसो। हालांकि मैं आपको, मैं खुद फेल हो रखा हूं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि फेल हुआ तो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं 9th क्लास में फेल हुआ, बट मैं पढ़ा, मैं आगे बढ़ गया। बात समझिए, मैंने अपनी गलतियों को पहचाना, मैंने अपनी चीजों को समझा कि मैंने गलतियां कहाँ की, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं क्या कर रहा था। तो जब मैंने उन चीजों को ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, अपना टाइम यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं लगाओ, तो फिर हम सारे सिनेरियो को बदल दिए, है ना। और फिर जब मैंने अपनी गलतियों के ऊपर काम करना किया, तो वही है, हर चीज अपने आप को अगर सुधारना चाहे तो बहुत जल्दी सुधार सकती है, बस अगर आपके अंदर सुधार की भावना है तो। ठीक, और फिर चाहे वो गरीब हो, अशिक्षित हो, क्यों ना हो, उसकी भी तो अपनी गरिमा है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। आज समझ गए, ये कौन कहता है,
एमुंदल कांड, तो वो ध्यान रखना, इसी से जुड़ते हुए कुछ क्वेश्चन बना देगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। यही हमने क्लास खत्म करी थी। और अधिकार जिम्मेदारियां, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी। मैंने बताया था जहां हमारे को मौलिक अधिकार मिले हैं वहीं संविधान में हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे आपको अधिकार है रोड पे चलने का, तो किसी और को भी अधिकार है उसको चलने का। आपको अधिकार है पढ़ने का, तो किसी और को भी अधिकार है पढ़ने का। अगर आपको कोई अधिकार मिला है वोट डालने का, तो दूसरों को भी दो। मतलब जो अधिकार आपको मिले हैं वो किसी और को भी मिले हैं, और जो किसी और को मिले हैं आपको मिले हैं, तो आप कैसे अपने अधिकारों को मिसयूज तो नहीं कर सकते। जैसे मुझे अगर पढ़ने का अधिकार है, दूसरों को पढ़ने दूं। मुझे अगर म्यूजिक सुनने का अधिकार है तो मैं सुनूं, बट इस कदर नहीं कि किसी दूसरे को मेरे म्यूजिक सुनने से क्या हो जाए, हानि हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए मुझे फोटो खींचने का अधिकार है, तो मैं अपनी फोटो खींचूं भाई, अपने फैमिली की खींचूं, लेकिन किसी की प्राइवेसी को नुकसान, अब कोई व्यक्ति है भाई वो नहा रहा है, उसकी नहाते फोटो खींच दूं, वो बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर वो कहेगा भी कि किसी नहाते हुए व्यक्ति की फोटो लेकर उसे इंटरनेट पर दिखाकर उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसकी गोपनीयता, उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अतः ऐसी स्थिति में मुझे भैया सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इसी में वही चीज समझा रखी है कि अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं, समझ गए। और अधिकार और जिम्मेदारियां यानी कि कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। देखो ये बोलेगा भी कि अधिकार और जिम्मेदारियां एक ही सिक्के के दो पहलू। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा क्लियर। जैसे मुझे जीने का अधिकार है तो मैं किसी की हत्या ना करूं, किसी और को भी तो अधिकार है भाई, ठीक है ना। तो ये बात समझना कि मनुष्य पर अधिकार जो है वो जिम्मेदारी भी डालते हैं और उसको बताते भी है कि तुम्हारे पास अधिकार है, दूसरे के पास भी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। कांट के जो मैंने मानवीय क्रिया बारे में बताया था ना, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर है। अधिकार शब्द को जो मैंने समझाया वो, और दावों में क्या अंतर है। देखो अधिकार एक दावा है, यानी कि एक मांग है जो हम सरकार से करते हैं। हमारा कोई भी अधिकार, देखो हम कोई भी अधिकार की जो है वो मांग किससे करते हैं, सरकार से। जब हमारे मांग को मान्यता मिल जाती है, अच्छा बताओ अधिकारों को मान्यता कौन देगा, सरकार। कौन देगा, सरकार। सरकार यानी कि राज्य, क्लियर है। जब राज्यों से मान्यता दे देगा तो वही हमारा क्या बन जाएगा, अधिकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिकार क्या, तो बोलोगे अधिकार एक मांग है जो हम सरकार से करते हैं। जब सरकार उसे क्या देती है, मान्यता, तो वही हमारा क्या बन जाता है, मांग, अधिकार बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे एक बार सिलसिली निगाहों से देख लेना, और इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस। मैंने कहा था आपसे ना कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करेंगे। चलते हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यहां से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। मैंने आपसे कहा था कि 15 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करेंगे और 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, बट 15वीं जो क्वेश्चन कर रहे थे उसकी कुछ पार्ट रह गया था, एक्चुअली में वीडियो रुक गई थी। हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर अप कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपना चैप्टर नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। हमारा देखना क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्लियर, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है। बताओ भाई, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है। भाई ये भी तो अभी तो मैंने बताया, जो कांट भाई साहब भी कहते थे, जो अधिकार हमें बता रहा है वो जिम्मेदारियां भी दे रहा है ना। जैसे मान लीजिए भाई एक नागरिक हूं मैं इस देश का, तो मुझे इस देश में जब रहना है तो समाज में रहना है, तो समाज में मुझे इस तरह रहना है कि मेरे रहने से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। जैसे मैं जिस जगह रह रहा हूं वहां मैं अभद्रता ना करूं, वहां मैं, आप कह सकते हो ना कि ऐसे काम ना करूं जिससे मेरे समाज में रहने वाले बाकी लोगों को क्या हो भाई, नुकसान हो, उनको असहजता हो। अब मैं पब्लिक प्लेस में क्या कर रहा हूं, स्मोकिंग कर रहा हूं, तो हो सकता है किसी दूसरे नागरिक को उससे क्या हो जाए भाई, नुकसान, वो ना करता हो। मान लीजिए मैं बहुत लाउड स्पीकर में गाने सुन रहा हूं, तो उससे किसी दूसरे नागरिक को क्या हो रहा है, नुकसान। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं, देखो कि बुलेट में सिलेंसर लगा के ध्या ध्या मारते हैं भाई, किसी बुढ़े को दिल की बीमारी थी, चट टकलेगा वो तो हमारा तुम्हारा नाम लग जाएगा, बुढ़ा से टकलेगा। देखा ना आजकल के लोग बाग बुलेट में वो पटाखे वटाखे फोड़ते हैं भाई। मान लो कोई बुढ़ा कुर्सी में बैठा हुआ तो मैंने उसके आगे पटाखे फोड़ दिया, बुढ़ा फूट जाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के नागरिक को नुकसान हो जाएगा, नहीं करना चाहिए भाई हमें, ठीक। हमें इस कदर रहना है कि किसी और को हमसे नुकसान ना हो, क्योंकि जब हमारे द्वारा किसी किए गए कार्य से किसी और को नुकसान होगा तो क्या हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो यही बात जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था अपनी बुक में। बात समझ गए, स्वयं संबंध पर संबंध कार्य जो पूछेगा आपसे कि स्वयं संबंध कार्य क्या होते हैं, जिनका संबंध हमसे होता है, जिनका प्रभाव हम पे पड़ता है। और पर संबंध कार्य कौन से होते हैं, जिनका प्रभाव किसी दूसरे पड़ता है, हम करेंगे हम, लेकिन उसका प्रभाव किसी दूसरे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं रात को 12 बजे बिल्कुल फुल वॉल्यूम में, बात समझ के, JBL की स्पीकर लगा दूं बेस टॉप के साथ और बजा दूं, भाई पूरी गली उठ जाएगी, नहीं उठ जाएगी, तो उनको नुकसान होगा ना सोने में। वो सोएंगे नहीं, सुबह जॉब पे जाएंगे, वो आंखें बंद मारेंगे, मालिक मारेगा उनको, ठीक। तो वही दिक्कत है। कोई भाई सुबह ड्राइविंग का काम करता है, वो नींद में गाड़ी चला दे, पहाड़ों से नीचे उतार देगा गाड़ी, बात समझ गए। तो वो कार्य जो एक नागरिक करता है उसका असर दूसरों पर पड़ता है, तो भैया वो हमें बहुत सावधानी से करने चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है कि दोनों ही समन्वय के साथ रहें, दूसरे नागरिक को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी स्वतंत्रता, समानता, उसके भाईचारे का सम्मान करें, उसके अधिकारों का सम्मान करें। समझ गए? तो यही तो एक कर्तव्य है एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति। समझा दोगे इस क्वेश्चन को अब आप लोग? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप समझा दोगे कि एक नागरिक के जो अधिकार है वो इस प्रकार से प्रयोग में लाने चाहिए कि उस अधिकारों से किसी दूसरे को क्या ना हो, नुकसान ना हो। वो जो अधिकार आप समझा दोगे जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि एक नागरिक क्या पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, मैं इसका कलर डार्क करता हूं थोड़ा सा। क्या रहा है, एक नागरिक और विदेशी में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? देखो, नागरिक कौन होता है, ध्यान रखना, आप जिस भी देश में रहते हो, क्या रहते हो, जिस भी देश में, वो देश ना एक मान्यता देता है। क्या देता है? एक मान्यता। अपने देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को क्या देगा? मान्यता। इसी को बोलते हैं नागरिकता। क्या बोलते हैं? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप होती है ये कोई देश प्रदान करता है अपने नागरिकों को। इसको प्रदान करता है अपने नागरिकों को। ये एक प्रकार की उस देश की पहचान होती है, राजनीतिक पहचान, जो बताती है कि आप उस देश के नागरिक हो। समझ गए? अच्छा, किसी देश के अंदर कितने प्रकार के लोग रह सकते हैं, मुझे बताओ आप लोग। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखो, एक देश में हो सकता है उस देश के लोग रह रहे हो जिन्हें बोलते हैं सिटीजन। क्या बोलते हैं? सिटीजन। बात समझ गए नहीं समझ गए? और एक उस देश के अंदर हो सकता है भैया विदेशी रह रहे हो, फॉरनर, घूमने आए हो, इनसे कोई दिक्कत थोड़ी हमें। एक उस देश के अंदर अवैध अप्रवासी हो सकते हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इनसे दिक्कत है हमें। ये अवैध अप्रवासी हैं जो गलत तरीके से हमारे देश के अंदर घुस गए। और हो सकता है आपके देश में शरणार्थी हो। तो किसी भी देश में ना आपको 4 टाइप के लोग मिलेंगे। कितने टाइप के लोग मिलेंगे? 4 टाइप के। या तो उस देश के नागरिक होंगे, ठीक, जिनके पास सारे अधिकार होंगे, और विदेशी होंगे जिनके पास कुछ अधिकार होंगे, वो घूमने आए और फिर वो चले जाएंगे। अवैध अप्रवासी जो इलीगल तरीके से आपके देश में रह रहे हैं। शरणार्थी, रिफ्यूजीज, जो पड़ोसी देश से आपके देश में शरण लेने के लिए आए हैं। तो समस्या हमें इन दोनों से होती है। बात समझ रहे हो? वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें और इनमें क्या बता दो, अंतर बता दो। नागरिक में और विदेशी में क्या बताओ मुझे? अंतर। तो आप क्या बोलोगे कि एक नागरिक में और एक विदेशी में जो अंतर होते हैं वो क्या होते हैं? निम्नलिखित। जैसे एक नागरिक राज्य का स्थायी निवासी होता है, बिल्कुल ठीक है, वो उस देश के अंदर रहने वाला स्थायी निवासी होता है, आप उसे भगा नहीं सकते। कह रहा है विदेशी अस्थायी निवासी होता है जो किसी भी कारणवश दूसरे देश से आता है, तो घूमने भी आ सकता है, पढ़ने भी आ सकता है, किसी भी पर्पज से आ सकता है ना। कह रहे हैं नागरिक को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वो सरकार की कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें भाग लेता है, जैसे वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। ये सारे एक नागरिक को अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे मौलिक अधिकार सारे मिलेंगे। विदेशी को राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते, और ना ही वो कोई सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वो वोट डाल सकते हैं। उनको सिर्फ कुछ अधिकार प्राप्त होंगे जिससे वो जीवन यहाँ पर आराम से आकर जी सके, कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे। ठीक है, अतिथि देवो भव हमारे देश में कॉन्सेप्ट है ना। तो विदेशियों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं होते। नागरिकों का राज्य के साथ कानूनी संबंध होता है भाई, नागरिकों का एक अटैचमेंट होता है उस देश के प्रति, वो उस देश के नागरिक है, तो उनका कानूनी क्या है? लीगल संबंध है भाई, आप उन्हें भगा ही नहीं सकते। नागरिक राज्य के प्रति वफादार होते हैं और कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। वो हमारे झंडे, वो हम अपने झंडे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे, देश के प्रति जाएंगे, वो जिस देश के उसका करेंगे, हमारा नहीं कर रहे मत करें, लेकिन अपमान तो नहीं करेंगे ना, अपमान नहीं कर सकते। विदेशी राज्य के साथ कोई कानूनी संबंध नहीं होता और इनके कोई कर्तव्य भी नहीं होते। नागरिकों को देश में रहने या कहीं जाने का अधिकार होता है, उसे किसी कारण से दूसरे देश में नहीं भेज सकते, अर्थात उसे देश छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। जबकि किसी विदेशी को अपनी इच्छा अनुसार कहीं आने की अनुमति नहीं होती, उसे परमिशन लेनी पड़ती है भाई, वीजा पे आता है वो, और अपराध करने पर हम उसे उसके देश वापस भेज सकते हैं। ठीक है, वो विदेशी है। और नागरिक का कानूनी निवासी होता है, विदेशी कानूनी निवासी नहीं होता, वो लीगल हमारे देश का वासी नहीं होता, वो वीजा पे आता है, वीजा पे उसका सारा लिखा होता है, पढ़ने आया है, क्या करने आया है, कब तक रहेगा और कभी से जाना होगा, नहीं जाएगा तो उसे उठाकर कहां डाल देंगे हम? शेल्टर में डाल देते हैं ना, जहां पर उसको हम अवैध प्रवासी में घुसा देंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इससे जुड़े और क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अंडरलाइन कर लेना भाई, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा भारत में, मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत में नागरिकता जो है उसके बारे में कहां लिखा है? संविधान के भाग 2 में। और आर्टिकल किससे है? 12 से लेकर 11 में। समझ गए? नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो आप बोलना नागरिकता प्रदान करने का जो पावर है, देखो नागरिकता से जुड़े कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाती है? संसद। लेकिन नागरिकता देने का काम करता है गृह मंत्रालय। कौन काम करता है? गृह मंत्रालय। नागरिकता देने का काम कौन करेगा? गृह मंत्रालय। नागरिकता जुड़े कानून कौन बनाएगा? संसद। बेसिकली हमारे देश में आज के टाइम पर नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5। कितने तरीके नागरिकता प्राप्त करने के? 5। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इंपॉर्टेंट समझना। देखो, सबसे पहला मेथड है जन्म से। सबसे पहला मेथड क्या है? जन्म से, बाय बर्थ। आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में हुआ है और आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, तो आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता।
दूसरा है पंजीकरण से। पंजीकरण मतलब होता है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट दिखाओगे और प्रूफ दोगे कि भारत में आप 5 से 7 वर्षों से रह रहे हो। इसका प्रूफ दोगे तो आपको क्या मिल सकती है? नागरिकता। वंश क्रम से भी मिलती है नागरिकता, बाय इनेज लिनेज। माता पिता यदि भारतीय हैं तो मिल जाएगी आपको। देशीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है, वो भारत में बहुत घूमने आता था, उसको भारत बहुत अच्छा लगा, अटैचमेंट हो गई उसकी भारत के साथ, उसको लगा कि नहीं यार मुझे तो भारत में ही बसना चाहिए, तो कम से कम उस व्यक्ति को भारत में 12 साल रहना होगा। अगर कोई विदेशी अपनी दूसरे देश की नागरिकता छोड़कर हमारी नागरिकता कंडीशन को पूरा करे तो वो रह सकता है 12 साल रहेगा और भारत की किसी एक भाषा को सीखेगा और देश के प्रति हमारे अच्छी सोच रखता होगा, तो हम उसे क्या दे देंगे? नागरिकता। ठीक है ना? तो उसे अप्लाई करना होता है गृह मंत्रालय में, मतलब जो नागरिकता ऑफिस है, रजिस्ट्रार, उधर जाके। या फिर हम किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेंगे, जीत लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो भी हम उसे क्या दे देंगे? नागरिकता। मान लो कल को हमने पाकिस्तान को जीत लिया, जीतेंगे एक दिन, जीत लिया क्या, है ना? तो वहां के सारे नागरिक क्या हो जाएंगे? हमारे। ठीक है ना? तो किसी क्षेत्र को अपने में शामिल करेंगे तो वहां के नागरिक खुद ही हमारे क्या हो जाएंगे? नागरिक। तो बताओ नागरिकता प्राप्त करने कितने तरीके हो गए? 5। समझ आया? उस 16वें क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन करवाए मैंने? देखो 16वें क्वेश्चन से आपने एक समझा कि नागरिक का दूसरे नागरिक पर कर्तव्य क्या होता है। यहाँ पे समझा आपने नागरिक और विदेशी में अंतर क्या होता है। यहाँ पर मैंने बता दिया नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या है। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन एक होगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको 5-6। ठीक है ना? उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, और यही है सीबीएसई का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। इस साल ये पूछ लेगी, अगली साल दूसरा पूछ लेगी, इस साल ये पूछ लेगी, तो ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछती है। अब अगर आप ये सोचो ना कि प्रीवियस ईयर में कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर करने का मेथड पता होना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर का मतलब है जो पिछले साल क्वेश्चन है ना, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि डिट्टो पेपर बना देगी भाई, उससे मिलता जुलता ही तो बनाएगी, तो इसीलिए पीवाईक्यू किए जाते हैं। तो पीवाईक्यू करने का तरीका पता होना चाहिए। बाकी विवाह, लंबे निवास, गोद लेने पर, संपत्ति खरीदने पर भी क्या मिल जाती है? नागरिकता। बात समझ गई? जैसे सीमा हैदर को मिलेगी अभी, सीमा हैदर ने किस शादी कर ली? सचिन से, लप्पू सचिन। अब उसको क्या मिल जाएगी? नागरिकता, क्योंकि उसका पति क्या है? भारतीय। बात समझ आ रहा है? नागरिकता। अब समझो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, संपूर्ण और समान सदस्यता पर क्या लिखिए? निबंध। इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण और समान सदस्यता। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट भाई, पहले पहले ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला। देखो बेसिकली एक बात पूछता हूं मैं आपसे। तो संपूर्ण का मतलब क्या है? संपूर्ण का मतलब है कि जो भारत के अंदर नागरिकता मिलती है वो संपूर्ण मिलती है। दूसरा समान। समान मतलब क्या? किसी को अलग अलग नागरिकता मिलती है? नहीं। तो आप बोलोगे कि भैया पहली बात, भारत के अंदर जो नागरिकता है वो संपूर्ण है, और दूसरा कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो क्या है? समान है। बात समझ गए? तो भारत के अंदर संपूर्ण और समान नागरिकता प्रदान की जाती है, और दुनिया में कई सारे देश है जहां पर समान नागरिकता नहीं है या संपूर्ण है। जैसे अमेरिका है, वहां पर 2 नागरिकता लेनी पड़ती है, दोहरी नागरिकता है वहां पे, राज्य की अलग है और पूरे देश की अलग। बट भारत के अंदर ऐसा नहीं है। बात समझ गए? क्लियर? देखो क्या रहा है, संपूर्ण और समान सदस्यता का अर्थ है कि संपूर्ण और समान सदस्यता से हमारा मतलब है नागरिकों को देश में गमनागमन की सुंदरता होती है, अर्थात वो जहां भी चाहे रहने को, पढ़ने को, काम करने को रह सकते हैं। इसके लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमीर गरीब सबको कुछ मौलिक अधिकार सुविधाएं मिलती है। देखो भारत के अंदर ये है, भारत के अंदर सबको संपूर्ण और समान सदस्यता मिली है। किसी का पिंक आधार कार्ड तो नहीं है, किसी का येलो आधार कार्ड तो नहीं, सबका एक जैसा आधार कार्ड, सबके पास एक जैसा अधिकार, सबके जैसे कर्तव्य मिले हैं। तो हमारे देश में संपूर्ण और समान नागरिकता है। दूसरा, गमनागमन की सुंदरता। देखो कहता है कि नागरिकों के गमनागमन की सुंदरता। गमनागमन मतलब होता है कहीं आना जाना। ठीक है? इसका कामगारों के लिए विशेष महत्व है। बिल्कुल ठीक है भाई। ये जो हमारे देश में कामगार होते हैं ना, आप देखोगे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लेबर हैं जो किसी दूसरे देश में, मतलब दूसरे राज्य से आकर, जैसे मान लीजिए यूपी से, बिहार से, बहुत सारी जो लेबर है वो आकर हमारे दिल्ली में काम करती है, मुंबई में काम करती है, बेंगलुरु में काम करते हैं। उनको अपने एरिया में काम नहीं मिलता, वो दूसरे दूसरे शहरों में जाकर क्या करते हैं? काम। तो उनको कोई ना कोई रोजगार तो मिल जाता है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि सबके पास समान नागरिकता है, आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो। इसका फायदा देखो कितना है कि गरीबों का भला हो जाता है। किसी गरीब को वहां रोजगार नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे स्टेट में जाकर वो रोजगार ले लेता है, बेचारा बच जाता है। कितने सारे गांव के अंदर उनके माता पिता रहते हैं, उनके जो बेटे हैं वो शहरों में जाकर कमाते हैं, अपने पिता और माता पिता को गांव में पैसा भेज देते हैं। किसकी वजह से? संपूर्ण और समान सदस्यता की ही वजह से तो भेजते हैं ना। बात समझ गए? क्लियर है? और उसके बाद कह रहा है कि वह काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे सूचना की तकनीक के कर्मी बेंगलोर जाते हैं काम करने। ठीक है? अब गमनागमन की सुंदरता से पैदा हुई समस्या क्या है? तो कई लोग इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि देखो दूसरे स्टेट के लोग हमारे स्टेट में आके काम करते हैं, तो इससे हमारे स्टेट की नौकरियां क्या होती हैं? वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में बाहर से आकर अप्रवासी बस जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। वो कहते हैं फिर ये लेबर जो है, बात समझ गए, हमारे नौकरियां खा जाते हैं, हमारे काम धंधे त्याग लेते हैं, और लेबर की जो रेट है, जो प्राइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर ज्यादा लेबर आ जाएगी तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। ठीक है?
तो वो कहते हैं कि इस सुंदरता से कई बार स्थानीय लोगों में विरोध की भावना होती है। स्थानीय मतलब जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक, क्योंकि अगर बाहरी व्यक्ति आकर वहां पर कार्य करने लगेंगे तो स्थानीय लोगों के लिए कार्य क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा, उसमें बेकारी बढ़ जाएगी, फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। बाहरी लोगों के आगमन पर प्रतिबंध की मांग होती रहती है। जैसे मुंबई में नारा दिया कि मुंबई मुंबई करके है, मतलब मुंबई में सिर्फ मुंबई के लोग होने चाहिए। कभी इस प्रकार का विरोध हिंसात्मक भी हो जाता है, परंतु इस प्रकार का विरोध न्याय संगत नहीं कर सकता। भैया उन लोगों का ही देश है भारत, अगर वो अपने देश में कहीं आ जा नहीं सकते तो फिर किस बात का उनका देश, नहीं ना। जब उनका देश है तो कहीं भी जा सकते हैं। तो लोग विरोध करते हैं कि यार बाहर से आकर ऐसे तो एक जगह पर बस जाएंगे। तो हालांकि मैं इसके लिए सरकार को थोड़ा सा कसूरवार मानूंगा। हर सरकार को भैया अपने स्टेट में अच्छे से काम करना चाहिए। आप किसी दूसरे स्टेट में क्यों ही जाओ, जब आपके स्टेट में आपको रोजगार मिल जाएगा तो आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे, नहीं जाओगे। बट यूपी बिहार के इलाकों में नहीं मिल पाता रोजगार तो बाकी इलाकों में जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि उनके यहाँ पर वो सुविधा क्या है, नहीं है, तभी तो वो किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं। क्योंकि गमनागमन की सुंदरता में देश के किसी भाग में काम करने या बसने का अधिकार शामिल होता है। गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी के बीच बात तो देखोगे ना, कभी कभी हमारे देश में ना आप देखोगे कुछ इलाके ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब प्रवासियों के आने को बहुत ऐतराज जताते हैं, और अगर कोई कुशल प्रवासी आ जाए, हर कोई चाहता है भाई हमारे राज्य में, हमारे देश में कुशल पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग आए। गरीब लोग आएंगे तो उन्हें लगता है कि यार ये तो नौकरी खाएंगे ना। तो साधारण गरीब और अकुशल प्रवासी का स्वागत नहीं होता, उनको स्थानीय लोग एक बोझ मानते हैं। परंतु कुशल और योग्य प्रवासियों का स्वागत किया जाता है क्योंकि वह उस क्षेत्र के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परंतु इस अंतर के बावजूद प्रजातंत्र में गरीब प्रवासियों को कहीं और रहने काम करने का अधिकार होता है। भाई हमारे देश में लोकतंत्र तो अधिकार है। इस प्रकार संपूर्ण और समान सदस्यता की जो समस्याएं हैं वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब आप खुद डिसाइड करो, हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी के बीच में क्या अंतर होता है तो बताओ। तो यहाँ से आप ये वाला टॉपिक बता दोगे, इसका भी एक क्वेश्चन अलग से बनाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से भी चीजें क्लियर हुई होंगी। बताओ आया मजा, ये क्वेश्चन क्लियर हुए, समझ गए है ना। ये आपको समझ आएगा कि एक क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इत्मीनान से बने रहना भाई, सुबह से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर, अभी क्लास भी लिया है, अब भूख लग रही है बड़ी जोर की। खाऊंगा यार मोमोज, छाले हो रहे लेकिन मोमोज खाऊंगा जरूर, आज खाऊंगा रज के एक प्लेट। कह रहा है राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है। क्या राष्ट्रवाद, देखो सबसे पहले आप समझो राष्ट्रवाद होता क्या है। देखो एक्चुअली में ना अपने देश के प्रति देशभक्ति का होना ही राष्ट्रवाद है, कि मैं अपने देश को गुलाम नहीं होने दूंगा, मैं अपने देश के फैसले अपने लिए, जो हमारा देश है वो किसी के अधीन नहीं होगा, हमारे देश हमारे अधीन होगा, हम अपने देश को चलाएंगे, हमारी सरकार होगी वो देश को चलाएगी, कोई बाहर का देश नहीं चलाएगा हमारा। तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। राष्ट्रवाद क्यों आता है, जब किसी देश में शोषण होता है, उस देश के नागरिकों को अधिकार नहीं मिलते, तो वहां के लोगों में राष्ट्रवादी भावना आनी चाहिए। जब वहां के देशों में राष्ट्रवादी भावना आएगी तो वो राष्ट्रवादी भावना उस देश को मजबूत करेगी, और जो उनका शोषण कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंकेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी राष्ट्रवाद की वजह से तो हमने गुलामी से मुक्ति पाई, ब्रिटेन को भगाया, है ना। क्लियर, तो राष्ट्रवाद का होना बहुत जरूरी है, बट राष्ट्रवाद पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाला राष्ट्रवाद आ जाए, तोड़ दूंगा इस देश को, नहीं, गलत गलत नहीं, सही वाला राष्ट्रवाद, मतलब देश के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, जैसे सेना है ना हमारे देश के प्रति, वैसे ही। तो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद जो है ना, उस कई साम्राज्यों, बिल्कुल ठीक है भाई, कई लोगों ने राष्ट्रवाद को उखाड़ फेंका, मतलब सॉरी राष्ट्रवाद आने से कई साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। जैसे हमने अपने ऊपर से ब्रिटिश हुकूमत जो शासन था उनको उखाड़ फेंका, कैसे, जब हमारे अंदर देशभक्ति आ गई, हम इस देश के लिए भिड़े, और हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी जान न्यौछावर कर दी, पर कहा कि हम आजादी लेके रहेंगे, और ली हमने ना। तो कहते हैं राष्ट्रवाद के उभरने के पश्चात पिछली 2 शताब्दियों में प्रभावों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल ठीक भाई, और ऐसा नहीं हमारे देश में, हर देश में, साउथ अफ्रीका में आप देखोगे, इटली के अंदर, तो काफी जगहों पर क्या हुआ, राष्ट्रवाद फेमस हुआ, जापान में हुआ, है ना, आक्रामक राष्ट्रवाद। और उन्होंने जो आप देखोगे विदेशी ताकतें थी जो उन पे गुलाम बना के रखी थी, उनको उखाड़ फेंका। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रवाद से साम्राज्यों का पतन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हमने कहा राष्ट्रवाद के सिद्धांत के उभरने के पिछली 2 शताब्दियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़े। जैसे उन्होंने इसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ गहरे विदेशों को प्रेरित किया, जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप और विश्व के अन्य भागों में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल विश्व के देश 2 भागों में बढ़ गए बल्कि युद्धों का कारण बना। जब ये राष्ट्रवाद आएगा तो लोग भिड़ेंगे, और लोग भिड़ेंगे तो जिसके खिलाफ भिड़ रहे हैं, और जो लोग भिड़ रहे हैं, युद्ध होगा नहीं होगा, तो राष्ट्रवाद से युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध। जैसा हमारे देश में हुआ था ना, कई सारे आंदोलन हुए, और इसके बाद कई सारे साम्राज्यों और राज्यों की स्थापना हुई और उनकी नई पहचान बनी, तो फिर कई सारे देश बन जाते हैं, है ना।
और इसने जनता को जोड़ा है। राष्ट्रवाद से जनता क्या होती है? जुड़ती है, अपने देश के प्रति एकता में आती है, तो विभाजित भी होती है। जैसे भारत पाकिस्तान बढ़ भी गया था, जर्मनी इटली का एकीकरण, ऑस्ट्रिया हंगरी का विश्व में युद्ध के पश्चात विभाजन हुआ। तो जैसे जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ राष्ट्रवाद के कारण, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी बढ़ गए थे राष्ट्रवाद के कारण, कि हमारा देश एक देश के लोग एक तरफ हो गए, एक देश के लोग एक तरफ हो गए। ठीक, अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने के साथ साथ कटुता और युद्धों का कारण भी रहा है राष्ट्रवाद। तुर्की साम्राज्य के अधीन पूर्वी राज्यों की सुंदरता और इस संबंध में युद्धों का होना। तो राष्ट्रवाद आएगा तो भाई युद्ध तो होगा, क्योंकि जिनने उसको गुलाम बनाया है उसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक, और ये साम्राज्यों और राष्ट्रों के ध्वस्त होने के लिए उत्तरदायी रहा क्या? राष्ट्रवाद। कई सारे देश जो गुलाम थे वो आजाद हुए जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, देशभक्ति। क्लियर है ना? उसकी वजह से वो लोग भिड़ गए विदेशी शासनों से और अपने देश को जितवाया। और जैसे वारसाई की संधि में नए राज्यों का क्या हुआ? गठन किया गया। ऑस्ट्रियाई, हंगेरी, रूसी साम्राज्य, एशिया, अफ्रीका, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इन सब साम्राज्यों का विघटन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र संघर्षों ने राष्ट्र और साम्राज्यों की सीमाओं का पुनर्धारण करवाया, जिससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन भी हुआ। तो राष्ट्रवाद से देखोगे ना आप, जो साम्राज्यों का बिखराव होगा और जो नए देश बनेंगे, नई अपनी पहचान के एक देश बनेंगे, जिनके पास अपने फैसले होंगे, तो वहां से जनसंख्या का भी क्या होता है? बंटवारा होता है। ठीक है ना? लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए, और जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन से भी आपको पता है राष्ट्रवाद में बंटवारा हो गया था, और भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेश औपनिवेशिक शासन से क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो किसकी वजह से मुक्त हुए? वो राष्ट्रवाद की वजह से। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति एक देशभक्ति है, जिसमें लोग जागरूक होते हैं और वो अपने देश को लेकर आंदोलन चलाते हैं, और विदेशी ताकतों, विदेशी शासनों जिन्होंने उनको गुलाम बना रखा है, उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं आएगा। देश प्रेम का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर ये देश प्रेम पहले होता तो फिर मजा नहीं आता। अब देखो, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोलता है? कहता है कि राष्ट्र के बारे में मान्यता। देखो, एक राष्ट्र के पास ना क्या क्या पहचान होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे भाई मान लो मैंने आपसे कुछ कहा, क्या लूं एग्जांपल में इसके अंदर? जैसे मान लो मैंने कहा भाई मोमोस है, मेरे को तो मोमोस याद आ रहा है, भूख लग रही है। तो मान लो मैंने कहा मोमोस है। भाई मोमोस होने के लिए क्या जरूरी है? मैदा, समझ गए, गैस, उसके बाद स्टीम करने वाला, ठीक है, उसके बाद चटनी। ठीक, तो जो मोमोस के लिए बेसिक आइटम है कि ये होना चाहिए भाई, बेसिक। अब 36 आइटम डाल दो वो अलग है, बट एक बेसिक स्टैंडर्ड कि ये होना चाहिए। तो वैसे ही वो कह जाए एक राष्ट्र के बारे में क्या मान्यताएं हैं जो होती हैं। एक राष्ट्र का स्टैंडर्ड क्या है कि एक राष्ट्र में ये चीज होती है, इससे बनता है एक राष्ट्र। तो कहता है एक राष्ट्र के बारे में मान्यताएं जो है निम्नलिखित है। पहला, कि एक राष्ट्र के अंदर ना विश्वास होना चाहिए। उस देश में रहने वाले लोगों में जब तक विश्वास नहीं होगा कि हम आपस में एक हैं, भाईचारा है हमने, तो वो देश कहीं मजबूत नहीं होगा। तो एक देश के, राष्ट्र के बारे में क्या होना चाहिए? विश्वास। ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट, ठीक है ना? उसका ही ये मतलब अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट है उसका ये, ठीक है? मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो, एक राष्ट्र तभी बना जा सकता है जब उसके सदस्यों का विश्वास है कि वो एक साथ है, जैसे हमारे देश में है ना। क्लियर? इतिहास, और हर देश का अपना क्या होता है? इतिहास। क्लियर है? हर देश का क्या होता है? अपना एक इतिहास जो उनके लोगों को जोड़ता है। यार हमारा जो इतिहास है ना, ये था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, और हम सारे जो है ना इस इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे भारत का अपना एक इतिहास है, और भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति उस इतिहास को मानता है, जानता है, और उसे फील करता है, और सोचता है कि यार ये हमारा इतिहास है, हम सब एक इतिहास के लोग हैं। नहीं समझे? हम सब की थी हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? ये कोई बोलेगा, अब बताओ, हरियाणा वाले ऐसे बोलते हैं कि हमारी हड़प्पा सभ्यता, राजस्थान के बोलते हैं हमारी हड़प्पा। भाई सबकी थी, पूरे भारत की थी हड़प्पा सभ्यता। समझ आ रहा है? तो व्यक्ति जिसका अपना एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर एक स्थायी पहचान की भावना होती है। किसी राष्ट्र का अपना एक खुद का क्या होता है? इतिहास होता है, इमारतें होती हैं, अभिलेख होते हैं। जैसे हम बोलते हैं भारत का है ताजमहल, ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई ताजमहल हिंदुओं का है, ताजमहल मुगलों का है, ताजमहल मुसलमानों का है। भाई भारत का है ताजमहल। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारे लोगों ने बनाया था, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक, इतिहास राष्ट्र के इतिहास का बोध करवाता है, जिसे लोग गर्व करते हैं। तो हम गर्व करते हैं अपने इतिहास पे। नहीं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, तो वो हमारे देश के क्या थे? वीर योद्धा थे। भू क्षेत्र, और हर देश का अपना क्या होता है? भू क्षेत्र, एक टेरिटोरियल एरिया होता है। किसी राष्ट्र का अपना एक भू क्षेत्र होता है, उस एरिया में रहने वाले आपस में लोग जुड़ाव होते हैं, उनकी अपनी एक पहचान होती है, और लोग भू क्षेत्र या मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। देखो, बोलो भारत माता की जय। भाई कोई भी इंसान है अपने देश, जैसा हम कहते हैं ना, भारत माता की जय। भारत क्या है? हमारा एक मातृभूमि है। भारत हमारी क्या है? मदरलैंड है ना? हम इसको गर्व करते हैं, है ना? इसकी मिट्टी के लिए, मतलब वो था ना कि इसकी मिट्टी मिट्टी हमारे लिए सोना है, तो वही वाली बात। साझा राजनीतिक आदर्श, तो जो हमारा देश है उसकी एक आदर्श, एक पहचान है कि हमारे देश के लोग लोकतंत्र को अपनाते हैं। हम सब भारत के लोग मिलकर एक सरकार बनाते हैं जो दिल्ली से पूरे देश को चलाती है। तो हमारी खुद की एक क्या है? पॉलिटिक्स है। तो राष्ट्र के लोगों की अपनी एक राजनीति होती है,
जो वहां के लोगों को डिसाइड करते हैं कि वहां किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं। लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, एक्सेट्रा। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, हम सब लोगों ने मिलकर बना रखा है। देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है और सारे देश के लोग एक सरकार चुनते हैं और वो पूरे देश को चलाती है। साझी राजनीतिक पहचान, तो हमारी खुद की पहचान है, हमारा अपना एक झंडा है, हमारे पूरे देश का झंडा है ना, ये थोड़ी अलग अलग राज्यों का अपना झंडा है, नहीं, हमारे पूरे देश का एक झंडा है, एक गान है, एक स्थापना दिवस है, एक आजादी का दिन है, हमारे कुछ अपने खुद के त्योहार है। भारत के 26 जनवरी, 15 अगस्त पूरे देश का त्योहार है ना, किसी धर्म का त्योहार थोड़ी है वो, है ना। तो लोगों का मानना है कि समान भाषा, जातीय, वंश और परंपरा जैसी राजनीतिक पहचान हो, इसके लिए वो अपने अपने राष्ट्र की मांग तथा बनाते हैं। बात समझ गए। बट ध्यान से, किसी राष्ट्र में समान धर्म, जाति, भाषा नहीं होती, बट फिर भी वो राष्ट्र है। जैसे भारत, देखो अब जरूरी थोड़ी है किसी देश में एक ही धर्म के लोग रहते हो, एक ही पहचान के लोग रहते हो, एक ही भाषा के लोग रहते हो, लेकिन फिर भी वो देश हो सकता है। भारत है ना, भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं है, एक भाषा के लोग नहीं है, फिर भी भारत एक क्या है, बड़ा देश है। तो भारत दुनिया का क्या विविधता वाला देश। हमने कुछ, हमारे कुछ देश के भी आदर्श हैं, पहचान है, जिसे हम राष्ट्रीय पहचान बोलते हैं। और लोगों की अपनी व्यक्तिगत पहचान भी होती है। बात समझिए। जैसे देखो, मेरी एक व्यक्तिगत पहचान है, मैं नितिन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मान लो, है ना, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी एक पहचान और है जो भारत के सभी लोगों के बराबर है मेरी, कि मैं भारतीय हूँ। बात समझिए। आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी तो भारतीय हो, आप कुछ भी हो सकते हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, कुछ भी हो सकते हो। बट एक चीज जो आपको और मुझे जोड़ रही है कि हम सब भारतीय हैं, हम सबका अपना एक झंडा है, और जो झंडा तुम्हारा है वो झंडा मेरा है। नहीं, जो राष्ट्रीय गान तुम्हारा है वही राष्ट्रीय गान मेरा, जो राष्ट्रीय पशु तुम्हारा है वो राष्ट्रीय पशु मेरा है। हमारा कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान तो हम सबकी एक होती है। तो दैट्स, ये चीजें हमारी राष्ट्रीय पहचान में आती है, और ये राष्ट्र की मान्यता है। क्या है? एक राष्ट्र की मान्यता, और ये चीजें हमें जोड़ती हैं। बात समझ गए। अगर ये चीजें हमें जोड़ती हैं, आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समझते हैं ध्यान से। इसकी भी एकदम आलू धेड़ते हैं भाई साहब, आज तो कतई हंका लग गई, है ना। हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो भाई, थक तो नहीं गए? तुम मत थकना, हम थक गए। ठीक, तुम लेट के पढ़ते रहो, कैसे ही पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। और ये जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिखवा, ये है ना, ये जो लिखी हुई है, इन्हें भाई रीड आउट कर लेना, वीडियो रोकना, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार इन्हें निगाह मार लेना, क्योंकि कल ये सब चीजें आपको याद आने वाली हैं। ठीक है, जब एग्जाम लिखोगे आप लोग। कह रहा है संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। संविधान के कार्य, भाई संविधान क्या है तो मैंने पढ़ाया था ना, संविधान नियम, कायदे, कानूनों की एक पुस्तक है। कौन? संविधान। संविधान क्या है? नियम, कायदे, कानूनों की एक पुस्तक, जिससे किसी देश को क्या करा जाता है, चलाया जाता है। और सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो बना कैसे था। संविधान के कोई 4 कार्य पूछो, देखो, संविधान का कार्य है सरकार के गुणों की रचना और सत्यों का धारण। सरकार क्या है, कैसे बनेगी, क्या कार्य करेगी, कैसे देश को चलाएगी। संविधान में सरकार की शक्तियां, कार्य, बनना, उसके उत्तरदायित्व, सब कुछ बताया गया है। किसके अंदर बताया गया भाई? संविधान में। सरकार उन संविधान के द्वारा बताए गए कार्यों के अनुसार ही कार्य करेगी, उनसे बाहर नहीं जा सकती। अगर वो कुछ ऐसे कार्य करती है जो देश हित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें न्यायपालिका के पास जाना है, हमें कैसे उस चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, कैसे उसकी गलत नीतियों का विरोध करना है, ये हमें कौन बताता है? संविधान ही तो बताता है ना। क्लियर है? सरकार कैसे बनेगी भी कौन बताता है? संविधान ही बताता है। सरकार की शक्तियां क्या होगी ये भी कौन बताता है? संविधान ही, जिनका उल्लंघन भी संविधान सरकार नहीं कर सकती। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा करता है कि भाई केंद्र के पास क्या पावर होगी, राज्य के पास क्या पावर होगी। केंद्र के पास जो पावर है वो 100 है, राज्य के पास जो पावर है वो 61 है। इन विषयों पर केंद्र काम करेगा, इन विषयों पर राज्य काम करेगी। ये केंद्र की पावर है, ये राज्य की पावर है। स्कूल राज्य का, कॉलेज केंद्र का, सड़क राज्य की, हाईवे केंद्र का, रेल केंद्र की, बस राज्य की, पुलिस राज्य की, आर्मी केंद्र की। अब इनकी जितनी भी व्यवस्था है वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को वो देखते हैं। ये सब कौन बताता है? संविधान। कौन बताता है? संविधान। संविधान सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, किस अधिकारी का क्या काम होगा, कौन सी सरकारी संस्था कैसे काम करेगी, समझ रहे हो। पुलिस वालों का काम क्या होगा, आर्मी का काम क्या होगा, उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उनकी कमान किसके हाथ में होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? संविधान। संविधान उन पे सीमाएं लगाता है कि ये एक दायरे में रहकर काम करेंगे। नहीं समझे? इधर संविधान समाज के परिवर्तन के यंत्र रूप में कार्य करता है, पूरे समाज को चलाने का काम करता है संविधान। आप सोच रहे हो, एक सिंगल बुक पूरे देश को चला रही है, सिंगल बुक पूरे देश को कैसे चला रही है? नियम, कायदे, कानूनों के थ्रू। उसमें क्या लिखा है? उसमें सारा लिखा है लॉ, रूल्स, की एक्चुअली में देश चलाया कैसे जाएगा। क्लियर हुआ आपको? बोला आया मजा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपसे वो,
अब मान लीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन बना दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बात समझ गए। देखो किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए वहां पर अगर संविधान होगा तो वो देश को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ ले कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप बोलोगे संविधान ऐसे नियमों सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियां प्रदान की जाती है और आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है। नागरिक और राज्य के बीच संबंध स्थापित किया जाता है कि सरकार का और जनता के बीच क्या रिलेशन है, ठीक। और इन नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं। संविधान में हमें निम्नलिखित चीजें मिलती हैं और इसीलिए हमें संविधान को आवश्यकता होती है, ठीक। देखो एक संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार उस देश के शासन को चलाया जाता है। इसीलिए किसी देश को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, संविधान। फिर आप बोलोगे कि संविधान द्वारा हम सरकार की रचना कैसे करते हैं, यह पता चलता है। किसी देश में सरकार कैसे बनेगी उसके बारे में बताने के लिए भी क्या चाहिए होता है, संविधान। संविधान ही इस बात की जानकारी मिलती है कि देश में संसदीय व्यवस्था होगी, आदेशात्मक होगी, एकात्मक होगी, संघात्मक होगी, प्रजातंत्रीय होगी, तानाशाही होगी, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वो संविधान बताता है, ठीक। इसीलिए हमें क्या चाहिए, संविधान। संविधान देश में कानून के शासन की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। तो ये सब चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, संविधान। इसीलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई संविधान हमें अधिकार दे रहा है और उन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो इसका मतलब वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ हम कहां चले जाएंगे, न्यायपालिका। ये बात भी कौन बताता है, संविधान। तो संविधान में ये कहता भी है कि देखो अगर तुम्हारे को जो हमने अधिकार दिए है ना, अगर कोई वो तुम्हारे अधिकार नहीं दे रहा है तुम्हारे को, तो तुम्हें क्या करना है। समझ गए, नहीं समझ गए, ये भी कौन बताता है, संविधान। संविधान देश की न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। संविधान सरकार के लिए दिशा निर्देश देता है कि सरकार को क्या कार्य करना है, क्यों बनाई गई है सरकार, डीपीएसपी में उसके सारे कार्य लिखे हैं। संविधान देश में सीमित शासन की स्थापना करता है। निरंकुश होने, सरकार को निरंकुश होने से, सरकार को भी कंट्रोल में काम करना है, ये ना सोचे मैं भगवान बन गई। संविधान देश के द्वारा राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में तालमेल पैदा करता है। संविधान देश में शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन का साधन बनाता है कि नई सरकार बनेगी तो कैसे आपको उसको हैंडओवर करना है। जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी जीत गई, अब लीगल तरीके से भैया जो केजरीवाल है वो सत्ता छोड़ेगा, दिल्ली को बीजेपी चलाएगी। समझ गए, नहीं समझ गए। तो हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, कोई भी सरकार परमानेंट नहीं है हमारे देश के अंदर। तो इसीलिए किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये सारी चीजें तरीके से होती रहे। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की रचना की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में पढ़ाया था फर्स्ट में, मतलब जैसे ही टॉपिक शुरू हुआ था ना, वहां मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ा कराया था, उसी को यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया था ना कि संविधान सभा के अंदर कितने मेंबर, 389, वो कितने कैटेगरी के थे, कैसे कैसे चुने गए थे, ठीक है ना। पहली बैठक, दूसरी बैठक, संविधान कैसे बना, तो वो सारा इसमें लिखा है। इसे आप पढ़ोगे एक बारी, मार्गदर्शन पे निगाह सरसरी आंखों से देख के जाना है इसको, ठीक। संविधान सभा की रचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है, शोषण कर सकता है। तो हमें शोषण से मुक्ति मिले, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मौलिक अधिकार। कोई व्यक्ति हमारे कह सकते हो हमारे साथ भेदभाव ना कर सके, क्या ना कर सके, हमारे साथ भेदभाव ना कर सके, इसीलिए हमें क्या चाहिए, अधिकार। क्लियर। कोई व्यक्ति हमारी स्वतंत्रता को क्या ना पहुंचा पाए, नुकसान, हमें कहीं आने जाने से ना रोके, बात समझ गए। क्लियर है। हमें पढ़ने लिखने से ना रोके, हमें कहीं आने जाने से ना रोके, समझ गए। क्लियर। हमें पढ़ने लिखने से ना रोके, स्त्री पुरुष के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए हमें क्या चाहिए, अधिकार चाहिए ना, ताकि जो लोगों के साथ भेदभाव, जो असमानता, समझ गए, होता था, वो रोका जा सके। इसीलिए अधिकारों को मांगा जाता है। तभी तो हमारे संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर क्या दिए गए, मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार दिए गए, 6। क्या बोला गया कि व्यक्ति के पास समानता का अधिकार होगा, कोई उसके साथ असमानता नहीं, कोई उसको कह सकते हो पढ़ने से, लिखने से या फिर कहीं आने जाने से नहीं रोकेगा, कोई उसके साथ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं करेगा, इसीलिए अधिकार जरूरी है। सुंदरता, कोई भी व्यक्ति किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोकेगा, किसी की सुंदरता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। क्लियर है। शोषण नहीं करेगा किसी का, समझ रहे हो, किसी से बेगारी नहीं करवाएगा कि काम करवा लिया उसे मजदूरी दूंगा, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएगा। पहले बहुत चलता था कि छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को पकड़ के ले आए, केजीएफ मूवी देखिए आप, उसके अंदर वही तो करते थे, शोषण तो कर रहे हैं, बेगारी करवा रहे हैं, वो लोग पकड़ के ले गए गांव से, उन लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। अब नहीं हुई, ये क्या है, गैर कानूनी चीजें, ठीक। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, धार्मिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, कोई धर्म के आधार पर किसी के साथ सांप्रदायिकता नहीं फैलाएगा,
क्लियर है ना। आप देखो कि हमारे संविधान के अंदर हमें सारे अधिकार मिले, इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता है, अधिकारों की, ताकि ये सब चीजें जो गलत थी वो ना हो। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता है, मौलिक अधिकारों की। समझा दोगे ये बात, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, इसी में मौलिक अधिकार वाला जो चीजें बताई थी, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार लो भाई इसके ऊपर। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाया था ना, मौलिक अधिकार किसके अंदर लिखे हैं, मौलिक अधिकार लिखे हैं भाग 3 में। किसमें लिखे हैं, भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। और एक्चुअल में पहला मौलिक अधिकार 14 से लेकर 32 है। तो देख लो ना, ऑप्शन में 12 से 35 है, 14 से 32। ठीक, मतलब 12 और 13 के अंदर डेफिनेशन है, 33, 34, 35 में भी उसके प्रावधान है, 14 में पहला मौलिक अधिकार और 32 में आखिरी मौलिक अधिकार है। ठीक, और डीपीएसपी किसमें है, तो ये डीपीएसपी है भाग 4 में। डीपीएसपी किसके अंदर लिखा है, भाग 4 में। और इनका जो आर्टिकल है वो है 36 से 51, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, क्लियर। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या बता दो, अंतर। आपने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल बात। हमने कहा देखो, सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रतिबद्धात्मक है, कि ये किसी पर ना लिमिट लगाते हैं कि देखो तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, प्रतिबद्धात्मक है। ये सरकार की शक्तियों पर क्या लगाते हैं, प्रतिबंध, की सरकार ये कर सकती है और सरकार ये नहीं कर सकती। सरकार किसी का शोषण नहीं कर सकती, सरकार किसी का भेदभाव नहीं कर सकती, सरकार असमानता नहीं कर सकती। क्लियर है, क्लियर। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप प्रेरणादायक है, ये सरकार को मोटिवेट करता है कि तुम ऐसा करो, जनता की भलाई के लिए ये करो। ठीक, इसका काम क्या है, राज्य को निर्देश देना कि आप इनका पालन करो जनता की भलाई के लिए। ठीक है ना। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अगर कोई आपके साथ मौलिक अधिकारों को छीनता है या मौलिक अधिकारों को लेकर दिक्कत करता है, तो आप इनकी सुरक्षा के लिए कहां जा सकते हो, संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 का यूज करके आप न्यायालय में उसको क्या दे सकते हो, चुनौती, कोर्ट जा सकते हो। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, सरकार द्वारा इनको लागू ना करने की स्थिति में आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आप हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जल क्या बोल सकते हैं, सड़कें बना दो, है ना, नालियां ठीक करवा दो, ठीक, हमारे लिए स्कूल अस्पताल बना दो, तो वहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बट वो करे या ना करे वो तो राज्य पे डिपेंड है। ठीक, मौलिक अधिकारों का आधार है संविधान, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पर राज्य के नीति निर्देशकों का अधिकार क्या, नैतिकता, अगर सरकार अच्छी है तो करेगी, नहीं करेगी तो फिर अलग बात है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, आर्ग्यू नहीं कर सकते। सरकार को अच्छा बुरा कहने का क्या है, मापदंड है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का हित, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और ये व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के विकास के लिए। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाज का रहता है, ये पूरे समाज की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना एक बारी, ये आएगा ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद 10 क्वेश्चन है ना, क्लियर है, तो चिंता मत करो, 30 क्वेश्चन ही है, एक लास्ट वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। लास्ट इसके बाद एक और लेकर आऊंगा पीवाईक्यू, 2 पीवाईक्यू मैंने आपसे बोले थे, 2। ये मैंने इस कदर कराया ना, देखो आपको लग रहा है 30 क्वेश्चन है, 30 में भी क्वेश्चन 60 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, 60 से ज्यादा ही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो को 2 घंटे के अंदर ना आपको मैं कह सकता हूँ बिल्कुल भाई ढंग से रिवीजन करा दिया है। और आप देखना कम से कम नहीं 50 से ना 70 नंबर के ऊपर फंसेगा यहाँ से। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो अपने आप में समझ लो, तुम पेपर के अंदर याद करोगे भाई भैया बता रहे थे ना, डायरेक्ट वहां से आ रहा है चीजें। कह रहे हैं सर्वाधिक वोट से सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, FPPS सिस्टम, यानी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, और इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव व्यवस्था में। कोई 4 अंतर लिखो, मैं एक बार आपको यहाँ ना दोनों का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए, जैसे हमारा भारत है, क्या है हमारा भारत, हमारे भारत के अंदर हमने लोकसभा का जो इलेक्शन है, क्या है, जो लोकसभा, हमने लोकसभा के अंदर कितनी सीटें बनाई, 543। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हमने अपने लोकसभा के अंदर 543 सीटें बनाई, और अपने भारत को कितने भागों के अंदर बांट दिया हमने, 543। यानी कि ये 543 लोग कहां चुने जाएंगे, पूरे भारत से। जैसे 80 लोग यूपी से आएंगे, 7 लोग दिल्ली से आएंगे। ठीक, ऐसे कर करके हम पूरे भारत में से जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा लोग, जहां कम है वहां से कम लोग, ऐसे कर कर हम पूरे भारत से कितने लोगों को चुनेंगे, 543। इसका मतलब हमने कितने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, 543। तो ऐसे हमने कई सारे क्या बना दिए, निर्वाचन क्षेत्र, 1 निर्वाचन क्षेत्र, 2 निर्वाचन क्षेत्र, 3 निर्वाचन क्षेत्र, 4। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं इस निर्वाचन क्षेत्र का। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र है, अब यहां पर मान लीजिए एक एरिया है, यहां से किसी एक व्यक्ति को चुना जाना है, किसको चुना जाना है, किसी एक। ऐसे कितने एरिया होंगे, 543। ये जो एरिया 1 है, यहां से हमें किसी एक व्यक्ति को चुनना है। मान लीजिए यहां पर ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, सी खड़ा हुआ और डी। समझ गए, नहीं समझ गए। अब यहां पर जो वोट डालने वाले लोग थे, मान लीजिए वो 100 थे। कितने लोग थे वोट डालने वाले, 100। इसको वोट मिले 21, इसको वोट मिले 19, क्या मिले, 19, और इसको वोट मिल गए 31। कितने वोट मिल गए इसको, 31 वोट मिल गए, और इन भाई साहब को कितने वोट मिल गए, 29।
अब 100 लोग वोट डालने वाले थे, इसको 21, इसको 19, इसको 31, इसको 29 वोट मिल गए। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? सी को। और सी फॉर चिंटू प्रसाद यादव क्या हो गए? हमारे नेता बन गए और वो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि इनको भैया इन चारों में क्या मिले? सबसे ज्यादा वोट। तो इस एरिया से कौन जीत गया? चिंटू प्रसाद यादव। कौन जीत गया? सी फोर चिंटू प्रसाद यादव 31 वोटों से जीत गए। मतलब एक वोट जीत गया, 31 लाया था ये। मतलब कहने का मतलब क्या था इसमें कि भैया इसमें इस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिला है, तो जो सबसे आगे वैचित्र प्रणाली जीत गया। ऐसे हर जगह पे इलेक्शन होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतता जाएगा और लोकसभा के अंदर बैठता जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब समानुपातिक पतली प्रणाली में क्या होता है? इसमें जब पूरे देश के अंदर इलेक्शन होता है तो इसमें पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक निर्वाचन क्षेत्र। यहां तक बात क्लियर है? मान लीजिए इस देश के अंदर हमें 10 लोग 100 लोग चुनने हैं। कितने लोग चुनने हैं? 100 लोग। इस देश में कितने लोगों को चुनना है? 100 लोगों को। तो यहाँ की जो चुनाव आयोग होगा वो यहाँ की जितनी पार्टियां होंगी उनसे बोल देगा कि देखो भाई आप लोग ना अपने 100 कैंडिडेट का नाम मुझे दे दो। तो मान लीजिए यहाँ पर दो चुनाव के अंदर 3 पार्टियां थी। यहाँ पे कितनी पार्टियां थी? 3। कलर चेंज करके इसका आपको समझ में आएगा। ए थी, बी थी, सी। अब ए ने 100 लोगों के नाम दे दिए, बी ने 100 लोगों के नाम दे दिए और सी ने 100 लोगों के नाम दे दिए चुनाव आयोग को। कितने लोग खड़े होते चुनाव में? 100। हर पार्टी ने अपने 100 कैंडिडेट के नाम किसको दे दिए? चुनाव आयोग को। मान लीजिए इस देश के अंदर जो वोट डालने वाले लोग थे वो कितने थे? 1000। क्या थे? 1000। अब यहां पर जब वोट डालेंगे तो यहां पर वो व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा। समझ आ रहा है? वो अपनी पार्टी को वोट डालेगा। क्या डालेगा? अपनी पार्टी को वोट। और पूरे देश को वो इतने क्षेत्रों में बांट चुका है 100। ठीक है? अब यहां पर लोगों ने वोट डालना शुरू किया तो 100 में से मान लीजिए 300 लोगों ने वोट डाला किसको? ए को। किसको वोट डाला? ए को। 100 में से 400 लोगों ने वोट किसको डाला? बी को। और 100 में से 300 लोगों ने वोट किसको डाल दिया? बताओ। इन्होंने डाल दिया सी को। तो अब यहां पर ये देखा जाता है कि टोटल सीटें कितनी थी और टोटल वोट डालने वाले लोग कितने थे। देखो, तो 1000 में से 300 लोगों ने वोट डाला तो इसका मतलब 30% वोट किसको मिले? सी को। 40% वोट किसको मिले? बी को। और 30% वोट किसको मिले? सी, ए को। तो अब जो ये 100 है, इस 100 का 30% सीटें किसको मिल जाएंगी? मतलब इनमें से 30 सीटें किसको मिलेंगी? मैं अलग कलर लेता हूं यहां पे। इनमें से 30 सीटें किसको मिल जाएंगी? वो मिल जाएंगी आपके, तो ले भाई, तो 30 सीटें मिल जाएंगी किसको? ए को। 40 सीटें किसको मिल जाएंगी? बी को। और 30 सीटें मिल जाएंगी किसको? बताओ। सी को। समझ गए? तो यहां पर कोई वोट वेस्ट नहीं जाता, हर वोट की अपनी परसेंटेज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समानुपातिक चुनाव प्रणाली। आपको जितने वोट मिलेंगे उसकी परसेंटेज होगी ओवरऑल, और जितनी सीटें हैं उतने परसेंट सीटें उसका निकाल के आपको दे दी जाएंगी। क्लियर है ना? तो वही चीज पूछ रहा है आपसे कि जो सबसे आगे जीते प्रणाली और समानुपातिक चुनाव प्रणाली के बीच में क्या बताओ? अंतर बताओ। तो आपने कहा कि भैया जो सबसे आगे जीते प्रणाली और समानुपातिक चुनाव प्रणाली में अंतर क्या है कि इसमें सारे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बांट देंगे। जैसे भारत में 543 क्षेत्र बांट दिए। ठीक। इसमें क्या होता है कि सारे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लोगे, जैसे इजराइल में होता है, बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र बांट देंगे। पुर्तगाल, अर्जेंटीना में होता है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य होगा, वहां पर खड़े कितने भी हो सकते हैं बट जीतेगा कोई एक। इसमें प्रत्येक चुनाव क्षेत्र बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होता है, इसमें कई सदस्य चुने जाते हैं। मतदाता उम्मीदवार को, यहां पर हमें पता होता है हम किसको वोट डाल रहे हैं, किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं और किस व्यक्ति को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन होता है, हमने उसको देखा होता है। यहां हमें नहीं पता कि कौन आएगा, क्योंकि अब जो 100 लोगों की लिस्ट दी थी ए ने, उनमें से किसी 30 को वो भेजेगा, 70 घर भेजेगा। यहाँ पे जो उन्हें 100 लोगों की लिस्ट दी थी उसमें से किसी 40 को भेजेगा, बाकी को वो घर भेजेगा। मतलब जो उन्हें लिस्ट पहले दी थी ना, उनमें से वो 30 लोगों को भेज सकता है बस। ठीक है? और मतदाता, इसमें मतदाता और उम्मीदवारों के बीच संपर्क होता है। मतदाताओं को पता होता है कि वो किसको वोट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं कि वो, उसको पता ही नहीं कि वो किसको भेजेगा मेरे एरिया में। ठीक। मतदाता यहाँ पर दल को मत देता है, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि, कौन सा प्रतिनिधि करता है इसकी जानकारी उसे नहीं होती। इसमें मतदाता और उम्मीदवार के बीच कोई संपर्क नहीं होता, वो पार्टी डिसाइड करती है कौन इस एरिया में जाएगा। यहाँ राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती है। भाई उसको कम वोट मिले या ज्यादा वोट मिले, बस ज्यादा मिलना चाहिए। कितने प्रतिशत मिला, क्या मिला, वो मैटर नहीं करता, बस वोट ज्यादा मिलने चाहिए। यहां पर वोट कम भी मिलेंगे ना, प्रतिशत कम भी आएगी आपको। देखो, मतलब इस बंदे को 100 लोग वोट डालने वाले थे ना, 31 लोगों ने पसंद किया, इसका मतलब 69 लोग जो थे ना, बात समझ गए, वो उसको क्या कर रहे थे, मना। लेकिन फिर भी बंदा जीत गया, नहीं जीत गया? जीत गया ना। तो ये फैक्ट है इसका, बताओ। जो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का एक अच्छा फैक्ट, मतलब कह सकते हो डार्क फैक्ट जो भी है, डार्क साइड है ना, कि कम वोट मिलेंगे तब भी जीत जाओगे, है ना। जैसे 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 48% वोट मिले, जबकि उसको सीटें कितनी मिली? 80%। इसी की वजह से
इसमें हर दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती, जितना उसको वोट मिलेगा उसका परसेंटेज उतने लोगों को भेजेगा अपने नेता के लिए संसद में। ठीक है, इसमें विजयी उम्मीदवार को आवश्यक नहीं कि 50+1 मिले, उसे बस ज्यादा मिलना चाहिए, उम्मीदवार चाहे कैसे भी खड़े हो। इसमें विजयी उम्मीदवार को कोटे के अनुपात में जितना उसको वोट मिलेगा उसकी परसेंटेज उसके अनुपात में सीटें मिलेंगी। ये प्रणाली भारत और इंग्लैंड के अंदर प्रयोग की जाती है, हमने ये इंग्लैंड से ही लिया था सिस्टम, और ये प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड के अंदर प्रयोग की जाती है। तो जितने पढ़े लिखे देश है ना वहां पर यही होती है, क्योंकि अनपढ़ देशों के अंदर या फिर ऐसा कह सकते हो कि ऐसे देश जहां पर अभी लोगों को समझ नहीं आती, थोड़ी टफ है ये वाला समानुपातिक वाला, तो हमारे नेताओं को थोड़ा समझ नहीं आता है, हाँ बट कई जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, और ये प्रणाली संसदीय सरकार में अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें साधारण एक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है और वही दल सरकार का निर्माण करता है। बात समझ गए, इस प्रणाली में किसी दल को बहुमत मिलने की संभावना कम होती है, क्योंकि हर वोट की क्या होती है, परसेंटेज, तो अक्सर इस सरकार में मिलीजुली सरकार बनती है। क्लियर हुआ ये वाली बात, समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, निर्वाचन आयोग, तो भैया इसे ढंग से पढ़ लेना है आप लोग एक बार। निर्वाचन आयोग क्लियर है, हमारे देश में इलेक्शन करवाने का काम कौन करवाता है, चुनाव निर्वाचन आयोग। आपको पता ना हमारे देश में कब, 25 जनवरी 1950, कब 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में किसकी स्थापना हुई थी, तो आप बोलोगे भैया चुनाव आयोग की। किसकी स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप बोलोगे सुकुमार सेन थे। कौन थे भैया, सुकुमार सेन। हमारे देश में चुनाव करवाने की जी जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है यानी कि हेड है, बात समझ गए, उसको कौन बनाते हैं, तो आप बोलना भैया राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति। और चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हेड, उसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि सीजेआई का कार्यकाल कितना होता है, आप बोलना भैया 6 साल या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। समझ आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे कि जो हमारे भारत के अंदर चुनाव आयोग है उसका कार्य चुनाव करवाना है, वहां भी बताता हूं मैं आपको। इनको हटाने का तरीका क्या है, अगर आपको इससे पहले हटाना है तो महाभियोग से हटाओगे। कैसे हटाओगे आप, महाभियोग से। एक स्वतंत्र संस्था है भाई, समझ गए, कैसे संस्था है ये, स्वतंत्र। महाभियोग से हटाया जाता है, इम्पीचमेंट से, संसद के दोनों सदनों से, समझ गए। और ये बात ध्यान रखना, जो हमारा चुनाव आयोग है, क्या है जो हमारा चुनाव आयोग, वो 1950 से लेकर 1989 तक क्या था, एक सदस्य। क्या था, एक सदस्य। लेकिन 1989 के बाद वो क्या हो गया था, बात समझ गए, क्लियर। 1989 से लेकर 1990 तक हो गया था वो बहुसदस्य। क्या हो गया था, बहुसदस्य। मेरी बात क्लियर है। 90 के बाद 91 तक फिर क्या हो गया था, एक सदस्य। फिर 92 से ना वो क्या हो गया है, बहुसदस्य। तो अभी हमारा चुनाव आयोग कैसा है, बहुसदस्य। बहुसदस्य का मतलब क्या है, हमारे जो चुनाव आयोग है उसके अंदर एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, बात समझ गए, क्लियर। और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो अभी कैसा है, बहुसदस्य। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ा दो मैं एक बारी, मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना एक बार। देखो, भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या है, चुनाव आयोग। ठीक है ना, तो गठन, तो चुनाव आयोग बनता कैसे है, चुनाव आयोग की संख्या एक सदस्य बहुसदस्य हो सकती है। 1989 तक एक सदस्य था, इसके बाद फिर बहुसदस्य बना, और एक बार फिर एक सदस्य बना, और 1993 से क्या हो गए, मुख्य रूप से बहुसदस्य हो गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्री परिषद की सलाह पे। हटाने का तरीका क्या है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल एज हो जाए, ठीक, जो पहले समाप्त हो। हटाने का तरीका क्या है, महाभियोग। ये संसद के द्वारा हटेगा, महाभियोग से, है ना। शक्तियां क्या है, तो देखो, निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। उपयुक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कौन करेगा, चुनाव आयोग। मतलब मतदाता सूची कौन बनाता है, चुनाव आयोग। जो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बनती है ना, कोई नहीं बनाता है, ठीक। उसके बाद मतदाता सूची को नया करने का काम भी कौन करता है, चुनाव आयोग, ताकि हर प्रकार की गलतियां दूर हो सके। जैसे मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, अब 5 साल बाद वहां इलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है 5 साल में वहां पर नए लोग रहने आ गए हो, और जो पहले लोग रह रहे वो इस एरिया को खाली करके किसी और स्थान पर रहने चले गए हो, तो वो एक नई लिस्ट जो रिपेयर करवाएगा कि भैया अब यहाँ पर किसका नाम काटना है और किसका जोड़ना है, ताकि किसी को वोट का अधिकार ना मर जाए, ठीक। तो चुनाव आयोग करता है ना। कोई एरिया को छोड़कर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अयोग्य घोषित कर देगा, उसका नाम काट देगा, कौन, चुनाव आयोग। चुनाव के कार्यक्रम, चाहे चुनाव की घोषणा करना हो, कितनी तारीख को चुनाव होगा, वोट कब डलेंगे, आचार संहिता, चुनावों की गिनती करना, रिजल्ट बताना, ये सब काम किसका है, चुनाव आयोग का। ठीक है ना, कहते ना, चुनाव की तिथि, नामांकन की तिथि, मतगणना करना, चुनाव का परिणाम बताना, और अगर चुनाव में गलती हुई है तो चुनाव को ना ये क्या कर देगा, ऐसा मतलब दोबारा भी करवा देगा चुनाव वहां पे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। आचार संहिता लागू करना, पार्टी का नाम आप खुद सोचोगे, आपकी जो पार्टी है उसको मान्यता भी यही देगा। आप चुनाव में खड़े होगे तो आपको इसके पास जाके क्या करना पड़ेगा, पर्चा भरना पड़ेगा, ठीक। राजनीतिक दलों को मान्यता भी कौन देता है, चुनाव आयोग, कि भैया ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो 2 प्रकार की पार्टियां होती है हमारे देश में, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। हमारे देश में अभी 9 राष्ट्रीय पार्टी है, मे भी शायद 8 हो चुकी है, एक बार चेक कर लेना आप लोग,
ठीक है। चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? चुनाव आयोग। ये जो देता है ना आपको टंकी, वाइफर, कुर्सी, मेज, तबला, कुछ भी दे देता है। ठीक। चुनाव के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश भी कौन देता है? चुनाव आयोग। मूल्यांकन, इस प्रकार चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो भारत के अंदर सभी चुनावों को करवाने का काम करती है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब लोग। भारत में प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, कमेंट कीजिए। देखो बेसिकली प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी भाई, हालत डाउन हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करके तसल्ली से पढ़ाते हैं। देखो, उफ, पानी पी लेते भाई, 2 मिनट का आप भी गैप ले लो, पानी पी लेते तक हम हो। चलिए भाई देखते हैं अब प्रधानमंत्री। देखो मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री से जुड़ी जितनी चीजें ना सारी आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ, फिर आपका उससे कोई भी क्वेश्चन बने आप उसे बहुत इजीली कर दोगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं प्रधानमंत्री बनने का, बनते कैसे हैं, प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं? ईवीएम हैक करके। कैसे बनते हैं? ईवीएम हैक करके। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, कैसे देखो प्रधानमंत्री बनने का पहला तरीका होता है बहुमत। क्या होता है? बहुमत। अब बहुमत आपको कहां चाहिए? लोकसभा में। कहां चाहिए? लोकसभा में। तो लोकसभा की संख्या कितनी है? 543। जिस पार्टी को इलेक्शन के बाद 272 सीटें मिलती हैं, कितनी मिलती है? 272 सीट, इससे ज्यादा मिले कम ना मिले, ठीक है ना, वो व्यक्ति, उस पार्टी का व्यक्ति क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, बहुत अच्छा बात है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, क्या नहीं मिला? किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत ना मिलने पर फिर क्या होता है? गठबंधन। क्या होता है दूसरा मेथड? गठबंधन द्वारा। गठबंधन का मतलब क्या होता है? किसी को अगर बहुमत नहीं मिला है तो दो या दो से अधिक पार्टियां, बात समझ गए? क्लियर है? क्या करती हैं? मिलती हैं और वो अपनी सीटें करती हैं 272 या उससे ज्यादा, इसको बोलते हैं गठबंधन का प्रधानमंत्री। क्लियर है? मतलब मान लीजिए ए पार्टी थी, जैसे मान लो बीजेपी है, अब बीजेपी जो थी उसको इस बार दिल्ली के मतलब लोकसभा के 2024 वाले इलेक्शन में क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला, तो सारी सीटें मिली बीजेपी को, मोदी को। ठीक। इसके बाद मोदी ने क्या किया? मोदी ने गठबंधन कर लिया नीतीश कुमार के साथ, तो 240 और कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके जो मोदी है उसको 290 सीटें मिल गई। तो 72 चाहिए थी, 90 मिल गई। तो अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो बीजेपी की जो अभी सरकार है दिल्ली भारत में, वो कैसी सरकार है? गठबंधन की। ठीक है, क्लियर है? दो या दो से अधिक पार्टियों को मिलाकर बनी सरकार को क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। तीसरा जो तरीका होता है कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कोई पार्टी गठबंधन भी नहीं कर रही है, कोई पार्टी आपस में जुड़ना नहीं चाह रही, तो ऐसे में राष्ट्रपति आते हैं, अपने विवेक का यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी सर्वप्रथम है जिसको ज्यादा सीटें मिली है ना, जो ये प्रूफ कर सकती है गठबंधन को, तो उसे एक टाइम दे देंगे। लगभग ये टाइम 30 दिनों का होता है, इससे कम का भी हो सकता है, और उसे 1 महीने 30 दिन का टाइम दे देंगे प्रूफ करने के लिए। कितनी सीटें? 272। तो इससे क्या होगा? उनको एक टाइम मिल जाता है। ऐसा हुआ था हमारे भारत में 1998 में। कब हुआ था? 1998 में, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पहला ऑप्शन खत्म, किसी भी पार्टी के साथ कोई भी पार्टी गठबंधन करने के लिए राजी नहीं होती उस टाइम पे, सब पार्टियां गठबंधन कर करके थक चुकी थी, है ना। तो उस टाइम पर राष्ट्रपति जी जो थे, बात समझ गए, उन्होंने, अच्छा बताना उस समय राष्ट्रपति कौन थे? होमवर्क है आपका ये, कमेंट करना आप लोग कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब ये चीज हुई थी। ठीक है, 1998 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करना, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी को बोला था उन्होंने एनडीए के थ्रू। तो उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको बोला कि आप क्या बनाइए सरकार, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 14 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला गया था, बट वो 14 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और 14 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, तो अब तक की सबसे छोटी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 में। तो तीनों कंडीशन होती है प्रधानमंत्री बनने की। जब इन तीनों कंडीशन से आप क्या नहीं बन पाओगे? प्रधानमंत्री, फिर री इलेक्शन कराना होता है 6 महीनों के अंदर। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री बनने की 3 कंडीशन समझ आई, बहुमत, गठबंधन, राष्ट्रपति के द्वारा। इन दो तीनों तरीकों में जो सबसे ताकतवर तरीका होता है, जिसमें प्रधानमंत्री की बहुत पावरफुल और ताकतवर होता है, वो पहला होता है। अगर आप गठबंधन से प्रधानमंत्री बनोगे ना तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हो। जो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या बदलाव है, क्योंकि अब का जो प्रधानमंत्री है वो गठबंधन का होता है। 2 मिनट होल्ड पे रखना, घर से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अभी आऊंगा, टाइम लगेगा। ठीक है, देख रहे हो भाई, घर से फोन आ गया,
खाना खाने के लिए, बट कोई नहीं, आपके लिए पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दे। खाने देंगे यार, खाना तो सारी जिंदगी खाना है। पेपर तो तुम्हारा सारी जिंदगी थोड़ी होगा, फेल हो जाओगे तो मेरे मत पढ़ लोगे भैया, तुमने फेल करा दिया, मोह को नहीं पढ़ाया, मोह को नहीं पढ़ाया। ठीक, पढ़ ले भाई, भूखे पढ़ा रहे तुम्हारे को। तो क्या बता रहा था मैं, तो खुद ही भूल गया। हाँ, तो गठबंधन का प्रधानमंत्री बहुत कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है, उसका रीजन समझ आया? क्योंकि वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है उसके साथ उसे सलाह लेना पड़ेगा, मशवरा लेना पड़ेगा। जब भी कोई कार्य करना होगा हमेशा उससे क्या करेगा, पूछेगा कि भाई ये करूं ना करूं। समझ गए? एक आप कह सकते हो ना, वो बंदा वो प्रधानमंत्री होगा, वो ना स्वतंत्र फैसले नहीं पाएगा। तो आज के जो युग है, 1990 के बाद हमारे देश में, 89 के बाद हमारे देश में जितनी भी सरकारें बनी, मेजरली सरकारें गठबंधन की थी। तो गठबंधन की सरकार में फैसले लेने में ना, मतलब कह सकते हो बाउंडेशन आती है, और सबके साथ मिलजुल करने के लिए होता है फैसला। तो वो पूछता भी है कि कौन सा प्रधानमंत्री कमजोर होता है, गठबंधन का। इसीलिए गठबंधन युग में प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या जाता है, बदलाव। देखो यहां से क्वेश्चन भी बनता है, प्रधानमंत्री क्वेश्चन में डाल भी रखा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। आप एक बार पढ़ोगे ना, ये स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, तो आपको सारा समझ आएगा। देखो जो मैंने तीनों मेथड पढ़ाए ना प्रधानमंत्री बनने के, उसको इसने ना कहानी के वाइज में यहाँ लिख रखा है कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन के तहत क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में बहुमत का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लोकसभा बहुमत के लिए कह सकता है। समझ गए? जैसे 1998 में हुआ था, 21 सीटें कम थी उनके पास, 10 दिन के अंदर विश्वास मत पन्ने का। तो जितनी बातें वो यहाँ पर उसने बोली, वही बात डिक्टो मैंने आपको समझाई है कि प्रधानमंत्री बनने की कंडीशन कितनी है, 3। वो तीनों कंडीशन अगर आप इसे पढ़ोगे ना, तो यही लिखी है जो मैंने यहाँ समझाई कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। यहाँ समझो कि प्रधानमंत्री के पास शक्तियां क्या होती है। देखो, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां वही करता है। जितने मंत्री पद हैं देखोगे ना, विभाग, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, ठीक। तो ये जितने मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, इन सबको बनाने वाला कौन है, प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति किस पद, किसको कौन सा पद मिलेगा, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। बट मान्यता कौन देता है, राष्ट्रपति। और वो कुछ कहता नहीं, बस दे देता है मान्यता, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, सारी नियुक्ति वही करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का भी मुखिया होता है, और अन्य मंत्रियों की चुनाव भी वही करता है। विभागों का बंटवारा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये वही डिसाइड करता है। और डिपार्टमेंट को चेंज भी कर देता है। आप सही काम नहीं करोगे तो आपका डिपार्टमेंट बदल देगा। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच खड़े काम करता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के बीच में पुल का काम, सेतु का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन काम करता है, प्रधानमंत्री। क्लियर है ना। मंत्री परिषद के निर्णय राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। संसद का नेता होता है भाई, पूरे संसद में बहुत ताकतवर बंदा होता है ये। संसद के अधिवेशनों की तिथियां प्रधानमंत्री के परामर्श से डिसाइड होती हैं कि कब बैठक करनी है और कब नहीं। ये सरकार में सदन का महत्वपूर्ण नेता होता है, ठीक। और प्रधानमंत्री विदेश नीति और विदेश संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारे महत्वपूर्ण फैसले यही लेकर आता है, दोस्ती वगैरह यही करके आता है। और अवार्ड लेना होता है, कहीं गेस्ट को दौर पे जाना होता है तो राष्ट्रपति को भेज देता है। जब समझौता करना होगा, डील करनी होगी, तो खुद जाते हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ठीक। विश्व के नेताओं से विचार विमर्श करते हैं, समझ आ रहा है। और स्थिति, तो इस प्रकार हमारे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन 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 कह रहे हैं ना, लेकिन इस प्रकार प्रधानमंत्री के पास अपार शक्तियां हैं। देखो यही तो कह रहे हैं, आजकल गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से क्या हो गई, कमजोर। क्यों? क्योंकि अब उसे सरकार चलाने के लिए गठबंधन के अन्य सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अब वो एक ही दल का लोकसभा में इस पर बहुमत प्राप्त नहीं होने की वजह से वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर सिंगल पार्टी और अकेले बहुमत लेकर आया है तो भाई साहब वो अपने व्यक्तित्व और लोकप्रियता के बल पर प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होता है। अगर अकेले, मतलब अपनी सिंगल पार्टी से दम पर अकेले बहुमत लेके बैठा है तो भैया भी तो प्रधानमंत्री नहीं हो तो भगवान बन गया, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन 22 कह रहा है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। क्या बोल रहा है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, 4 कारण बताइए। मैं आपको पहले तो एक बार रिकमेंडेशन दूंगा, आप YouTube पे जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है 11वीं क्लास की MCQ वाली, उसमें चैप्टर नंबर 4 होगा, उसे जरूर देख लेना। वहां पर मैंने आपको पूरी संसद समझाई है, पूरी संसद, संसद क्या है, संसद कैसे बनती है, पूरा एकदम डिटेल में समझाया डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना, कि संसद की कैसे बनती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो पूरा समझाया है। आप उस वीडियो को जरूर जाके देखो। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है। प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, ठीक, जाके देखना एक बार आप। देखो क्वेश्चन कह रहा है संसद क्या करती है। देखो कानून बनाने का काम किसका है भाई, संसद का है। कार्यपालिका पर कंट्रोल, जो देखोगे ना, जो सरकार है, बात समझ गए, जो स्थायी कर्मचारी है उन सब पर जवाबदेही, उन पर कंट्रोल करने का काम कौन करती है,
कार्यपालिका पर कंट्रोल करने का काम संसद ही करती है, ताकि नेता तानाशाही ना बन जाए, नेता मनमर्जी जो मर्जी ना करने लग जाए, क्योंकि संसद में विपक्ष बैठा है और नेताओं को, सरकार को, विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए? वित्तीय कार्य, जितना भी बजट बजट पास होता है वो सब कहां से पास होता है? संसद से। तो सारे बजट पर कंट्रोल कौन रखती है? संसद। उसके बिना बजट को पास नहीं कर सकते। सारा हिसाब भी कहा देना होगा संसद में, क्योंकि संसद के अंदर एक बंदा बैठा है, कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महाजन का नियंत्रक, महालेख परीक्षक, वो सारी जांच कर देगा पैसों की, आपने पैसा कहां का खर्च किया। प्रतिनिधि पूरे देश की समस्याओं को संसद में रखने का काम कौन करती है? देश की समस्याओं को संसद। पूरे देश का रिप्रेजेंट कौन करती है? संसद। बहस का मंच है संसद। समझ गए नहीं समझ गए? संसद में देश में चल रहे मुद्दों पर क्या होती है? बहस। महंगाई पर, देश में जितने भी इशू चल रहे हैं उस सब पर बहस कहां होती है? संसद में। जितने भी संवैधानिक कार्य हैं, संशोधन करना, कानून बनाना, सब कहां से होता है? संसद। निर्वाचन, आपको पता है ना, संसद राष्ट्रपति को चुनती है, उपराष्ट्रपति को चुनती है, चुनाव संसद करती है। महाभियोग अगर हटाना है किसी को, चाहे सीजीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर उपराष्ट्रपति हो, या फिर राष्ट्रपति हो, हटाने का काम भी कौन करती है? संसद। इसका स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ना है इसको ध्यान से। ये सारे कार्य किसके हैं? संसद के। और मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए आप कहां चले जाओ, वीडियो देख लेना, मैंने बिल्कुल संसद को तरीके से समझा रखा है। बाकी यहाँ पर आप इस चीज को एक बार वीडियो का क्या ले लो स्क्रीनशॉट। संसद की समितियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर समितियों से क्वेश्चन आता है ना, मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे ना ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं संसद की समितियों से। मैं एक बार आपको ना समितियां बता देता हूँ, सिंपल से सुनना। देखो पहले संसद सुन लो कैसे लगती है। देखो संसद का डेली रूटीन कैसे होता है, ये मेरे नोट्स है सारे, ठीक है ना, जो मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। संसद के साल में 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। सबसे लंबा बजट, सबसे छोटा शीतकालीन होता है। संसद 11 बजे लगती है, ये बात ध्यान रखना। 11 से 12 का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं प्रश्नकाल। इसमें सरकार से, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देना जरूरी होता है, मैंडेटरी। जवाब कई मेथड से हो सकता है, ऑरल जवाब हो सकता है, लिखित में हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसमें। शून्यकाल होता है 12 से लेकर 1 बजे तक। इसमें मेंबर जो है, मंत्री, किसी मुद्दे को उठाते हैं, उससे बहस करते हैं, जनहित में चर्चा करते हैं और टॉपिक पे आगे बात करते हैं। और फिर 1 से 2, 2 से नहीं, 1 से 2 बजे तक क्या होता है? लंच होता है। 1 से 2 बजे तक क्या होता है? लंच होता है। और फिर बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये संसद का डेली रूटीन है। अब यहां पर सुनो, संसद की समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। देखो बेसिकली आपको बताया, देखो हमारे संसद, जैसा आपका स्कूल है, आपके स्कूल में एक कमेटी होगी, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है ना, क्लियर है। और आपके स्कूल में मान लो एनुअल डे है, तो हो सकता है एनुअल डे के प्रोग्राम के लिए कोई कमेटी को गठित किया जाए कि एनुअल डे के प्रोग्राम में बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी रखो। तो एनुअल डे के प्रोग्राम के लिए बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए वो समिति यानी कि कुछ टीचर रेडी करेंगे, डांस वांस करवाएंगे, है ना, उनसे देश रंगीला रंगीला वो डांस करवाते हैं ना, वैसे वाला मैटर होगा उनके लिए। तो वो क्या है? वो एनुअल डे के लिए बने हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। एनुअल डे खत्म, समिति खत्म। लेकिन एसएमसी समिति देखोगे आपके स्कूल में हर साल बनी रहती है, वो साल भर रहती है। तो जो कमेटी परमानेंट होती है उसे बोलते हैं स्थायी समिति। लेकिन जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, किसी मेन मुद्दे के लिए बनाई जाती है, फिर वो खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं तदर्थ समिति, एडहॉक। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। तो हमने कहा कि संसद के मेंबर से मिलकर कई सारी समितियां बनी होती हैं, जो संसद में किसी कानून और कार्य में हेल्प के लिए, है ना, डाटा देने का काम, जांच पड़ताल करने का काम, मंत्रियों के धन, पैसे, खर्च, उन सबकी जांच करने का काम करती है। 1983 से संसद की स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी की प्रणाली शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संसद में स्थायी समिति की शुरुआत कब से हुई? 1983 से। इससे पहले स्थायी नहीं होती थी, सारी एडहॉक होती थी, बनाई, खत्म कर दिया। और अलग अलग विभाग के कार्य संबंधित हो गए। लोकसभा के मेंबर से बनी कुछ समितियां, कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो एक ही सदन से बनी है, लोकसभा से। कुछ ऐसी होती है जो राज्यसभा से बनी है। कुछ दोनों के मेंबर को मिलाकर बनी होती है, उनको बोलते हैं संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमीशन, ठीक है। इन समितियों में संसद का काम हल्का कर रखा है। जैसे एक समिति है लोक लेखा समिति, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है। ये देखती है कि सरकार हर विभाग यानी डिपार्टमेंट खर्च नियम से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, कोई घपला तो नहीं कर रहा। इसका काम होता है लोक लेखा समिति। जितने भी पब्लिक फंड है, जितने भी पब्लिक कंपनियां हैं, मतलब जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उन सबकी जांच करती है कि इसमें कोई घोटाला तो नहीं चल रहा। उसका काम होता है लोक लेखा समिति। एक होती है प्राक्कलन समिति। ये सब स्थायी समितियां हैं। ये देखती हैं कि सरकार खर्चे में बचत किस प्रकार कर सकती है। बचत की आइडिया देती है कि सरकार कोई बजट लेकर आई कि हमें एक पुल बनाना है जिसके अंदर 200 करोड़ रुपए लगेंगे। ये कहेगी क्यों 200 करोड़ लगेंगे, ये पुल 150 करोड़ के अंदर बन जाएगा और जैसे तुम कह रहे हो उसे मजबूत बनेगा। तो ये सरकार को ना पैसे में कैसे कटौती हो सकती है ना, कम बजट में ज्यादा काम कैसे हो सकता है बताती है। एक होती है लोक उपक्रम समिति। ये सरकारी उद्योग बिजनेस की जांच करती है कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं, नियम वगैरह बनाती है। विशेष अधिकार समिति। अब होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति मैंने कहा ना, ये स्पेसिफिक मुद्दे के लिए बनेगी और बनकर अपना वर्क करेगी और खत्म हो जाएगी।
इसको बोले तदर्थ। तो जैसे मान लीजिए संसद के अंदर कोई टॉपिक आया, तो टॉपिक आया एजुकेशन संबंधित, तो 5-6 मंत्री इकट्ठा करे, उनको बोला कि भाई जो ये इशू है इसके ऊपर आप डिटेल इकट्ठा करो, हमें रिपोर्ट दो, और वो रिपोर्ट देंगे, डिटेल इकट्ठा करेंगे, फिर वो समिति खत्म हो जाएगी। ऐसी समिति को हम क्या बोलते हैं? तदर्थ। ये किसी मुद्दे के लिए बनाई जाती है ऑन द स्पॉट, और सुझाव जांच के बाद ये खत्म कर दी जाती है। क्लियर है? यहां से संसद खुद को कंट्रोल कैसे करती है, बात ध्यान रखना। संसद स्वयं को नियंत्रित, यहां से एक अलग टॉपिक बनता है, यहां से क्या बनता है? एक अलग टॉपिक। क्लियर? यहां सुनना, ये अलग टॉपिक था, यहां से मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्लियर। वीडियो लंबी जा सकती है, बट भाई जब पेपर में जाओगे ना, ये सब याद आएगी आपको। ठीक, देखो संसद स्वयं को कंट्रोल कैसे करती है। देखो आपको पता है लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। पूरी लोकसभा की पावर उस बंदे के पास होती है। ठीक, राज्यसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। हालांकि वो उपराष्ट्रपति ही होता है ना। तो राज्यसभा को कंट्रोल कौन करता है? सभापति। लोकसभा को कंट्रोल कौन करता है? उसका स्पीकर। तो संसद के अपने नियम है, ये नहीं भाई क्या वहां पर स्कूल वो कॉलेज नहीं है आपका, जैसे मर्जी आ रहे हो जा रहे हो, है ना। अध्यक्ष का होना, अध्यक्ष के पास पावर है, पूरा अध्यक्षता वही करता है। जैसा वहां बड़बड़ाओगे, हल्ला हल्ला मचाओगे, misbehave करोगे, भगा देगा आपको, बाहर भगा देना, सस्पेंड कर देना, दल बदल को रोकना, आप किसी और पार्टी में इधर उधर करोगे, है ना, अपने दल के खिलाफ किसी को वोट दोगे, तो वो कॉरम देखोगे, जब कम से कम 10% लोग आएंगे तभी संसद की कार्रवाई शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। कॉरम पूछता है, मैंने कराया था ये एमसीक्यू वाले में, देख लेना आप। दल बदल क्या होता है? जब कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, उसे दल बदल कहते हैं, या उसे सपोर्ट करे या उसे वोट करे। ठीक, 1985 में संविधान में संशोधन हुआ, और एक कानून बना, दल विरोधक निरोधक कानून, और इसमें पावर किसको दी गई? अध्यक्ष को। अगर आपने दल बदला तो अध्यक्ष के पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि आपकी सदस्यता रखनी है या नहीं। ठीक है ना? तो ये बात समझ आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? देखो बताऊं आपको। पता है हमारे देश में ना, जो राज्य है, राज्य सरकार, उसमें 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन है, बाकी 22 राज्यों में क्या है? एक सदनीय व्यवस्था। भारत की जो केंद्र सरकार, जो केंद्र की विधानसभा विधायिका है, उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि भैया ये पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। इनके कानून में कोई मजाक नहीं, कोई गलतियां नहीं, क्योंकि थोड़ी सी गलती पूरे देश को नुकसान दे सकती है। समझ गए? ये देश हित से जुड़े मुद्दे होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए संसद के 2 सदन बनाए गए, ताकि अगर एक सदन में कोई कानून आया है, दूसरे सदन में वो जाए, तो वहां पर दूसरे सदन में जाने से अगर इसने कोई गलती नहीं पकड़ पाया, या इसने कोई गलती कर दी है, तो दूसरा सदन क्या कर ले? उसकी जांच। यहां से कोई गलती हुई, वहां जांच हो जाएगी, वहां से कोई गलती हुई तो यहां जांच हो जाएगी, क्योंकि कोई भी विधेयक हो, उसे दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा, वो जाएगा जरूर। ठीक है ना? दूसरा, 2 बार विचार हो जाएगा, गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक, ज्यादा कह सकते हो उसमें विचार आ जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता हमारी बात रह गई, मान लो कोई वर्ग, कोई समुदाय इधर बोलने से रह गया, उधर उसका अगर मेंबर बैठा है तो वहां एडवाइस दे देगा। वहां पर शिक्षित लोग बैठे हैं, बागा मनोनीत लोग बैठे हैं, वो कुछ एडवाइस दे देंगे। कुछ चीजें इनसे नहीं हो पाई, संशोधन कर नहीं पाई है, कुछ इनको आइडिया लग पाया, वो कर देंगे। ठीक, पूरे देश के लोग 2 सदन में, कुछ यहां से बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं, तो जिनको देश में जो इश्यू चल रहा है वो उनको समझ में आ गया तो वो रख देंगे, इनको समझ आ गया तो ये रख देंगे। तो कोई भी चीज होगी, 2 सदनों से फायदा क्या होगा? कि समाज के सभी वर्गों को और देश के विभिन्न भागों को प्रतिनिधि मिल जाएगा, हर प्रस्ताव पर 2 बार विचार हो जाएगा, ठीक, कार्य का बंटवारा हो जाएगा। एक सदन होगा तो बटन सारा उसी पे आ जाएगा, 2 सदन होंगे तो कुछ वो संभाल लेगा, कुछ ये संभाल लेगा। विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते, देखोगे उन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से मनोनीत कर देते हैं। कहां पे? राज्यसभा में। संघात्मक सरकार में एक सदन लोकसभा जनता का प्रतिनिधि करती है, दूसरा राज्य का प्रतिनिधि करती है। समझ गए? जब कोई प्रस्ताव एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो उसमें समय लगता है, इस समय में कई सारे संशोधन हो सकते हैं और टॉपिकों पर हम बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि 2 सदनों बनने से फायदा ही होता है। समझ गए? क्लियर है? हाँ, कभी कभी लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि बहुत चीजें डिले भी हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अब 23वां क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है भाई। 23वें क्वेश्चन में पैराग्राफ नहीं, 23वां क्वेश्चन पैराग्राफ नहीं है, क्या है भाई? कैसे डाल दिया? कंप्यूटर महोदय ने हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। समझ गया मैं। देखो एक क्वेश्चन है, कौन से मुद्दों पर भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच की टकराव की स्थिति रही है? देखो आप सभी को पता है ना कि हमारे देश में हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था रही। देखो संसद के बीच में और न्यायपालिका के बीच में टकराव रहता है, क्योंकि देखो संसद जो है वो कोई ना कोई संशोधन, कोई ना कोई आप देखो कानून पास करती है और लाती रहती है। कभी कभी संसद जो संशोधन करती है वो न्यायपालिका को पसंद नहीं आते, या न्यायपालिका को लगता है कि संविधान के खिलाफ है, तो वो क्या कर देती है? रन। आपको पता है न्यायपालिका के पास पावर है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। क्या कर सकती है? उसकी जांच करके यदि इस न्यायपालिका को लगता है कि वो कानून गलत है, वो लोकहित में नहीं है, वो जो सरकार है वो अपने हित में कर रही है,
या फिर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, या फिर उससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान हो सकता है, तो न्यायपालिका उसकी जांच करके उस संविधान को क्या कर सकती है, उस कानून को क्या कर सकती है, विधेयक को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो ऐसे इशुओं पर लेकर कई बार न्यायपालिका और संसद में क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। ठीक है, हालांकि बस उनने क्वेश्चन डाल दिया रोंग यार, पता नहीं कैसा है, बट चलो कोई नहीं, एक बार उसको देख लेते हैं। देखो, विभाजन के बाद संसद न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय विशेषता रही है। देखो यहाँ पर उसने लिखा है, ये आंसर है, ये क्या है, आंसर। तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यायपालिका और संसद में किन किन टॉपिक को लेकर विवाद हुआ। आप सभी को बताऊं तो संपत्ति के अधिकार को लेकर, किसको लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर। आप सभी को पता होगा कि 1973 में भिड़ गया था, केशवानंद भारती मुकदमा आ गया था, है ना। कौन भिड़ गए थे बताओ उसमें, संसद और न्यायपालिका। जब न्यायपालिका ने संसद को एक कह दिया था कि आपको मूल अधिकारों में या संपत्ति के अधिकार में छेड़खानी की अनुमति नहीं है। संसद की संविधान को संशोधित कर नहीं सकती संबंध में, कभी कभी संसद संविधान में कुछ संशोधन करना चाहती है, बट न्यायपालिका उनको न्यायिक पुनर्अवलोकन की पावर का यूज करके रद्द कर देती है। निवारक नजरबंदी कानून के तहत देखो, आपको पता ना, किसी व्यक्ति को आप शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, तो सरकार कभी कभी देखोगे गलत तरीके से इसका यूज करती है। जैसे आपातकाल में इंदिरा गांधी ने किया था, है ना। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने, जो विपक्षी पार्टी के नेता थे, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, इसीलिए इंदिरा गांधी ने उनको उठा दिया, क्या लगाकर, निवारक नजरबंदी कानून, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, समझ गए। आरक्षण वगैरह को लेकर जो है विवाद होता है, ठीक, मौलिक अधिकारों को लेकर विवाद होता है। आपने एक मुकदमा पढ़ा होगा, केशवानंद भारती मुकदमा, ठीक, उसको पढ़ना। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कल या अभी जब भी मिलेगा आपको, केशवानंद भारती मुकदमा जरूर पढ़ के जाओगे। ठीक है, आप केशवानंद भारती मुकदमा अपनी बुक में देखना, उस मुकदमे को पढ़ने जाना। यहाँ भिड़ गई थी सुप्रीम कोर्ट से सरकार, तो ये इश्यू थे जो न्यायपालिका और सरकार के बीच में हुए। क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर आपका आता है कार्टून, क्या आ रहा है, कार्टून। ये कौन है भाई, नेहरू जी, किसके लात मार रहे हैं, अभी देखते हैं किसके लात पड़ रही है, किसी के लात मार रहे हैं। जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो इनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को इच्छुक नहीं थे। देखो एक्चुअली में यहाँ पर कार्टून में नहीं दिखा रहा है। देखो आपको पता है हमारे देश में हर राज्य के अंदर क्या होता है, एक राज्यपाल, क्या होता है, हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है ना। और राज्यपाल को कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। और राष्ट्रपति किसको राज्यपाल बनाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री जी। कौन डिसाइड करते हैं, मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री। समझ गए, क्लियर। तो ध्यान समझते हैं, इधर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बोलना भैया राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। इधर राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो आप बोलना भैया 5 वर्षों के लिए होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बंदा राष्ट्रपति के क्या होता है, पर्याद पर्सन होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के पर्याद पर्सन। पर्याद पर्सन का मतलब क्या होता है कि अगर बना रहेगा तो बना ही रहेगा 5 साल तक, तो हटना ही है, नहीं तो राष्ट्रपति आज बनाए कल हटा दे, जब चाहे तब हटा सकते हैं राष्ट्रपति। इसको, राज्यपाल को। बात समझ गए, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो 5 साल तक तो रहता ही है। कौन से आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊं, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर ना भारत में बहुत इशू है। मान लीजिए दिल्ली में सरकार, जैसे मान लीजिए केंद्र में सरकार है बीजेपी की, अब पंजाब के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब का जो राज्यपाल है वो बीजेपी किसको बनवा देगी, अपनी किसी पार्टी के व्यक्ति को। अब उस राज्य में सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की, वहां का राज्यपाल किसका है, बीजेपी पार्टी का। अब वो बहुत अड़ंगे लगाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी राज्य सरकार किसी भी कानून को पास करना चाहेगी, वो राज्यपाल के साइन जरूरी है उसमें भाई। बिना राज्य, जैसे केंद्र में बिना राष्ट्रपति के साइन के आप काम नहीं कर सकते, तो वैसे ही राज्य में आप राज्यपाल के साइन के बिना नहीं कर सकते, तो वो अड़ंगा लगा देता है। ठीक, तो इसीलिए कई राज्य सरकारें इसको लेकर क्या होती है, भिड़ती है केंद्र से। तो एक आयोग था, उसका नाम था सरकारिया आयोग, उसने इस बात को लेकर रिकमेंडेशन किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष की जानी चाहिए, और जो राज्यपाल हो ना, उस बंदे को राजनीति जुड़ा नहीं होना चाहिए, वो बंदा राजनीति से जुड़ा ना हो। ठीक है ना, कौन, राज्यपाल। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कार्टून में, कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कह सकता है। देखो मैंने पढ़ाया था ना 352, तो युद्ध और किस पे लगेगा, आंतरिक विद्रोह पे। 356, जब किसी राज्य में उस राज्य की सरकार उस राज्य को ठीक से नहीं चला रही होगी, तो राज्यपाल इसकी जो है रिपोर्ट या इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो राष्ट्रपति को देगा, और उनसे बोलेगा कि आप इस राज्य में क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किसी देश में, किसी राज्य में कैसे लगता है, आर्टिकल 356 से। ये बात ध्यान रखना। देखो 56 का है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए भाई प्रश्नों का उत्तर दे दो। क्या कह रहा है भाई, आप इसे पढ़ लेना, हमको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लेना, मैं हट जाता हूँ। लो भाई, पढ़ लो भाई तुम पहले, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। क्लियर, पढ़ लिया। अब भी इसका आंसर, चलो क्या कह रहा है, 25। भाई साहब
कह रहे संविधान से आपका क्या अभिप्राय है? भाई हमने क्या बोला, संविधान नियमों का एक समूह है, बिल्कुल ठीक है। संविधान कानूनों का समूह है, बिल्कुल ठीक है। संविधान सिद्धांतों का समूह, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी पढ़ लिया, क्लियर है, उपयुक्त सभी। कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है हमारे संविधान को बनाने के लिए कई सारी समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कई सारी समिति। उन्हीं समितियों में से एक समिति बहुत फेमस है, उसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसको बोलते हैं मसौदा समिति। ये बात ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीम राव अंबेडकर। कौन थे इसके अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। और इनके साथ 6 लोग और थे। ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी एन राव। ध्यान रखना, ये संविधान के सलाहकार थे। संविधान सभा के क्या थे? ये सलाहकार, मुख्य सलाहकार थे भाई, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर। बी आर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद तो देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का जीवंतता क्या पढ़ना है? मतलब हमारा संविधान लिविंग है, समझ गए। तो हमने कहा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, ये तो विशेषता है भाई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान है। समय की मांग के अनुसार संविधान में संशोधन, बिल्कुल ठीक है। हम संशोधन करके अपने संविधान में अपडेट करते रहते हैं और बदलते रहते हैं। संविधान का निर्माण किया जाता है, कह रहा है संविधान का निर्माण किया जाता है सरकार की इच्छा के लिए नहीं, समाज की इच्छा के लिए, राष्ट्रपति की इच्छा के लिए, प्रधानमंत्री, भाई समाज के लिए। संविधान किसके लिए? हमारे लिए ना, समाज के लिए। क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है मैप। भैया इस चैप्टर में मैं फर्स्ट टर्म में ही कहा था, मैप पूरी जो आपकी 11th क्लास है ना, जो मैप बनता है वो यही बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैप देखो क्या बोल रहा है, कह रहा द्विसदनात्मक विधायिका वाले। तो आपको पता है हमारे भारत के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? द्विसदनीय विधायिका। एक ध्यान रखना, एक हो गया उत्तर प्रदेश, क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या हो गया? बिहार। क्या हो गया दूसरा? बिहार। तीसरा ध्यान रखना महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया? महाराष्ट्र। चौथा ध्यान रखना इधर से क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया कर्नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक। ठीक, ये हो गया आपका तेलंगाना। क्या हो गया आपका? तेलंगाना। इधर से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों के अंदर क्या है? द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, क्लियर। 6 राज्य के नाम याद हुए, समझ गए? बताओ भाई, पहला राज्य कौन सा है? इधर यूपी, इधर बिहार, इधर महाराष्ट्र, ये तेलंगाना है, ये कर्नाटक है और ये आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधायिका, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, जनहित याचिका। भाई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल डिटेल में। जनहित याचिका क्या होती है? देखो, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है? देखो, सबसे पहले जनहित याचिका को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई थिंक मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, बट कोई बात नहीं भाई, पढ़ लो, आप ही के लिए है ना। आज समझ गए? नहीं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, मेरा मस्त मन ये कर रहा है कि कैसे 30वां क्वेश्चन आए, बड़ा देरी करा के थोड़ा भाग लूं मैं भी। ठीक, थक गया भाई, भूख भी लग रही है बहुत जोर। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल। देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अब हमारे देश के अंदर ना एक बार बिहार में ना कुछ मीडिया वाले थे, वो कुछ जेलों में गए और उन जेलों में उन्होंने कुछ कैदियों से तहकीकात की, बात की। तो उन्हें पता चला कि कुछ कैदी ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से जेल काट रहे हैं, बहुत लंबे समय से। उन्होंने बहुत छोटा अपराध किया था, चोरी चकारी की थी, इसमें शायद 6 महीने, साल भर, 2 साल की सजा थी, लेकिन वो 20 साल से, 15 साल से, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से जेल काट रहा था। उनको नॉलेज नहीं थी, या कोई उनके लिए केस अपील नहीं कर पाया, या अच्छा वकील नहीं मिल पाया, या फिर वो लोग या उनकी फैमिली में से कोई जागरूक नहीं था, नहीं समझे, और वो हमेशा उस स्थिति में रहे, जेल रहे। कई उन्होंने अपनी जवानी पूरी जिंदगी बिता दी जेल में। कब सुप्रीम कोर्ट का दिमाग घूमा, उसने जब इस न्यूज को संज्ञान में लिया, ये न्यूज बहुत वायरल हुई, उस टाइम बहुत बड़ा इशू बन गया कि बताओ यार क्या चल रहा है हमारे देश में। मतलब जिस व्यक्ति को 6 महीने की सजा होनी थी वो 6 साल से जेल में है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ऐसे कितने लोग होंगे। तब तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई देखो, हमारे देश में होता क्या था कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे मान लो मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं ही तो जाकर कोर्ट में क्या करूंगा? केस करूंगा, मैं ही तो जाकर एफआईआर लिखवाऊंगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, अब से अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है और कोई देख रहा है, या कोई भी व्यक्ति XYZ जिसके साथ गलत हुआ है वो नहीं, उसके अलावा कोई और व्यक्ति अगर चाहे तो वो उसके स्थान पर केस दाखिल कर सकता है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं अपनी क्लास में, बच्चों को वो हंसते भी हैं कि मान लो मेरे सामने या मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई भाभी है, अब मैं देखता हूं कि भाई जो उनका पति है ना वो डेली उनको बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, भाई उन्हें बहुत मार दिया, अब इतना पीट पाट रहा है वो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। अब बुरा इन द सेंस कि भैया क्यों मार रहा है किसी को, वो भाई साहब वो चाकू वाकू लेके उसको एक दिन मारने लग गया, उसका हाथ काट दिया, तो मैंने को लगा नहीं यार वो गलत है यार, तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। तो अब बताओ क्या जिसके साथ ये हो रहा था उसने कंप्लेन किया, मैंने की ना, तो क्या ये कंप्लेन मेरी जायज है या ना जायज है? तो जायज है, अब मान ली जाएगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आप पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति, समाज सेवी संगठन, कोई समाज सेवी, कोई वकील, कोई भी समाज सेवी याचिका दाखिल कर सकता है। इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। तो 1979 यानी कि 1980 के बाद न्यायपालिका ने जनता की, है ना, समस्या और केस को लेकर रुचि दिखाई और कहा कि गरीब और वंचित लोग जिनका शोषण होता है, उन केस नहीं कर पाते, उनको नॉलेज नहीं होती, उनकी जगह कोई व्यक्ति, एनजीओ, समाज सेवी या संगठन केस कर सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका को समझा दोगे आप लोग डिटेल में, ये पूरा यहाँ जनहित याचिका देखोगे जो मैंने आपको बताई वो सारी बात यही लिखी है। क्लियर है? आप इसे एक बार पढ़ना, आपको समझ में आएगा। जनहित याचिका का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जब केस कर देगा दाखिल। इससे कार्टून है, बट कार्टून के थ्रू ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। आप एक बार इसे पढ़ना जरूर, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पढ़ोगे ना डिट्टो समझ आएगा। नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट कर देना कि भैया नहीं समझ आया जनहित याचिका, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और नहीं समझ आएगा तो मेरी गारंटी है, जो मैंने बता दिया ना वही होगा इसके अंदर। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर देखो 28, जनहित याचिका का पहलू समझा दिया। हाँ, जनहित याचिका से क्या हुआ? अब भैया हमारे देश में इतने ज्यादा क्राइम हो रहे थे ना, जनहित याचिका से बहुत सारे केस आ गए सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। तो जनहित याचिका से क्या हो गया? जैसे न्यायालय में मुकदमों की क्या आ गई, बाढ़ आ गई, इतने सारे केस आ गए। न्यायालय कह रहा है भाई साहब कितने केस आ गए, अब तो लोग तरह तरह के केस कर दे रहे हैं, किसी में भी कोई मतलब किसी के लिए भी लड़ जा रहा है ना। और बाढ़ आ गई, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच कार्यों में अंतर बढ़ गया। अब देखो लोग बहुत से चीजों पर, जैसे मान लीजिए कहीं पर पोल्यूशन हो जाए, लोग उसके खिलाफ केस कर दे रहे हैं, पानी नहीं आ रहा उसके खिलाफ केस कर दे रहे हैं, मतलब बहुत तरीकों से लोग सरकार के खिलाफ भी केस कर दे रहे हैं अब तो, है ना। अलग अलग टाइप के केस आने लग गए। कार्यपालिका को करने चाहिए, वो न्यायपालिका काम कर रही है। कहीं मान लीजिए गड्ढा था, है ना, अब वो गड्ढा जो है भरनी दी थी एमसीडी, वहां पर एक बच्चा गिर गया, वो मर गया, लोगों ने केस कर दिया, ले भाई, ठीक, कोई भी केस कर दे रहा है। अब तो न्याय देर से मिलने लगा, तारीख पे तारीख मिलने लगी, संडे लेवल गुस्सा हो गया, आपको बताइए, है ना, तारीख पे तारीख मिल रही है, मान लो न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या करे बेचारे न्यायपालिका भी, उसकी संख्या बहुत कम है और केसों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा। हमारे देश में अपराध ज्यादा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, तो भैया पंचायती राज व्यवस्था के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप एक बार जाकर ना इसकी वीडियो देख लो। मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है चैप्टर नंबर 8 की, वहां पर मैंने पूरा पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे समझाया है। क्लियर, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है ना, इसका विकास वहां मैंने अच्छे से पढ़ाया है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था के कार्य मैंने वहां बताए हैं आपको। पंचायती राज व्यवस्था के विकास कार्य और इसके प्रावधान मैंने वहां सारा बताया है। आप एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें, और आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो आप वीडियो देखना समझ आओगे। वीडियो डाली हुई है, अभी डाली, आज ही डाली है मैंने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज डाली है वीडियो, तो कल आपकी आएगी। ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगी, मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, यदि आप जिला कलेक्टर होते तो गांव को किन किन समस्याओं का समाधान करते हैं। भाई आप जिला कलेक्टर होते, अब बताओ एक गांव में क्या समस्या होती है, बिजली की, पानी की, समझ गए, क्लियर है, सड़कों की समस्या होती है, गांव में एजुकेशन की समस्या होती है, गांव के अंदर आप देखोगे स्वास्थ्य की समस्या होती है, लोगों को बहुत दूर दूर अस्पताल जाना पड़ता है, गांव में जागरूकता की समस्या होती है, गांव में उनको ना खेती के जो बारे में एक बेसिक नॉलेज है कि आप इस तरीके से खेती करो, उसकी समस्या होती है। उनको आप कह सकते हो पानी के हार्वेस्टिंग की जो मेथड है बताना, मतलब गांव के लोगों को ना जागरूक करना है। तो मैं एक जिला कलेक्टर होता ना, मैं गांव के लोगों को जागरूक करता, उनकी बेसिक नीड को पूरी करता। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो लिख पाओगे। देखो एक्चुअली में ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड है। आप जिला कलेक्टर होते तो गांव की किन समस्या होती है, आप एज्यूम करो दिमाग में कि गांव में क्या समस्या होती है, और फिर उस आधार पर इसे बना बनाकर लिखो कि भैया ये गांव में समस्याएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक जैसी समस्या लिखोगे, भैया हर किसी की सोचने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप खुद सोचो इस क्वेश्चन को कि गांव में क्या समस्या होती है, आप उन समस्याओं का समाधान करोगे यदि आप एक डीएम होते तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 29वां, अभिव्यक्ति की सुंदरता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इसमें क्या प्रतिबंध लगने चाहिए, उदाहरण दीजिए। देखो अभिव्यक्ति की सुंदरता क्या होती है, आप सभी को पता है हमारे संविधान के अंदर हमें एक मौलिक अधिकार मिला है, सुंदरता का मौलिक अधिकार, और ये हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, दूसरा। आर्टिकल 19 से लेकर किस में लिखा है, आर्टिकल 22 में। ठीक, और आर्टिकल 19 के अंदर जो है हमें क्या मिले, आर्टिकल 19 में हमें, आर्टिकल 19 में एक में किसमें मिली, किसकी सुंदरता मिली है, अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की सुंदरता को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत आपको बोलने की सुंदरता मिलती है, क्या मिलती है, बोलने की। क्लियर, आप सरकार के आगे अपनी बात रख सकते हो, दैट कॉल्ड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वो कह रहे सॉरी भाई, माय गॉड, खांसी भी आ गई अब तो। अभिव्यक्ति की सुंदरता का मतलब है बोलने की सुंदरता, है ना। तो अभिव्यक्ति की सुंदरता का अर्थ है आपकी राय में सुंदर प्रतिबंध क्या होने चाहिए। देखो
हमें बोलने की सुंदरता है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं हर जगह बोल दूंगा तो गलत है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुझे पता लगा कि अगर ये व्यक्ति भाषण देगा दंगा भड़का देगा, तो क्या मुझे रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? मुझे उसकी अभिव्यक्ति की सुंदरता प्रतिबंध लगनी चाहिए, लगनी चाहिए? तो आप बोलोगे भैया लगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कहीं दंगा वगैरह होता है, देखोगे वहां नेट डाउन कर देती है सरकार, कहीं दंगा हुआ नेट डाउन हो जाएगा। कहीं पर सरकार को लगता है कि नहीं भाई अभी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है, तो वहां पर देखोगे आप सरकार कुछ प्रतिबंध लगा देती है। तो सुंदरता पर प्रतिबंधों का होना बहुत जरूरी है, ताकि बाकियों को क्या बचा सके, हानि से। तो वही कह रहा है, क्या अभिव्यक्ति की सुंदरता पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो आप बताओ, बोलोगे बिल्कुल होना चाहिए भाई। ठीक, अभिव्यक्ति की, लेकिन देखो प्रतिबंध जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं। ये नहीं कि भाई ये बंदा मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे खिलाफ कैसे बोलेगा, प्रतिबंध नहीं। ठीक, अगर वो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है तो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मूवी होती है, कुछ नाटक होते हैं, जैसे अभी देखोगे ना, अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा है, वो देखोगे एक वो है शो है, इंडिया गोड्स दैट जो भी है ना, उसमें गाली वाली बक रहे हैं वो लोग, है ना, समय रहना वह रहना जो भी है। अब वो जो शो है, वो जो शो की वजह से समाज के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है, जो बेहूदी नौटंकी वो लोग कर रहे हैं, उस शो के ऊपर क्या अभिव्यक्ति की सुंदरता के तहत प्रतिबंध लगना सही है, नहीं सही है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। समझ गए? आप खुद सोचो, क्या हमें अभिव्यक्ति की सुंदरता के तहत सब कुछ बोलने की आजादी है? क्या हम ऐसा बोल दें कि समाज में गलत मैसेज जाए, जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो गलत चीज सुने, वो गलत चीजें सीखे? तो भैया ये तो अभिव्यक्ति सुंदरता का मिसयूज हो गया ना। समझ गए? तो आप खुद डिसाइड करो कि क्या अभिव्यक्ति सुंदर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। समझ गए? क्लियर? मैं तो बस पढ़ाई देता हूं। अभिव्यक्ति की सुंदरता से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से पुस्तक में, नाटक में, फिल्म के किसी भी पत्रिका के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे भी कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, अखबार में, डिबेट करके, बुक्स के माध्यम से। अभिव्यक्ति की सुंदरता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, एक बुनियादी मूल्य है। वाल्टेयर ने कहा था कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। वाल्टेयर जो संविधान सभा का मेंबर थे, इन्होंने कहा था तुम्हें बोलने का अधिकार, तुम कहो, तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गलत ही बोल सकते हो, तुम सही बोल सकते हो। मैं तुम्हारे बोलने का सपोर्ट करता हूं, बट जो तुम बोल रहे हो उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। ये क्या बताता है कि तुम्हें बोलने का अधिकार है। समझ गए? है ना? और इससे पता चलता है कि व्यक्ति सुंदरता कितनी महत्वपूर्ण है। साधारणतः सुंदरता अहक्षेप लघुत्तम क्षेत्र संबंधित है। माना जाता है कि इस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ताकि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके। बिल्कुल ठीक है बात। अभिव्यक्ति की सुंदरता प्रतिबंध का होना जरूरी है, ताकि व्यक्ति कुछ भी ना बोले। अब ये थोड़ी आप किसी को गाली बकने लग जाओगे और बोलोगे भाई हमारे पास क्या है, अभिव्यक्ति की सुंदरता। उदाहरण के लिए फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं के ऊपर फिल्म बना रहे थे, इस पर इसके विरोध चलते फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। इस प्रकार ओबरे मेमन की एक पुस्तक थी रामायण रीटोल्ड, और सलमान रुश्दी की सैटोनिक वर्सेस को भी विरोध के पश्चात प्रतिबंधित कर दिया गया। देखो बहुत सारी मूवी, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे नाटक, बहुत सारी एड, बहुत सारे गाने बैन कर दिए जाते हैं, क्योंकि उससे समाज में, या हो सकता है किसी वर्ग को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को बुरा लग सकता है, तो भैया हो जाते हैं बैन। वो ऐसी बात नहीं है ना। जैसे आप देखोगे पद्मावत मूवी थी, उसके ऊपर बैन चला था, उसका नाम फिर पता नहीं पद्मावत था, पद्मावती कर दिया गया था, जो भी था। ठीक है, तो यहां से ना एक ध्यान रखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, आप एक बार इसे ध्यान समझना। यहाँ से ना वो क्वेश्चन बनाता है, क्या बनाता है, क्वेश्चन। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वो ना मिलान बनाता है। यहाँ से देखो क्या बनाता है। हाँ, दीपा मेहता द्वारा कौन सी बुक बनाई गई थी? देखो मैं इसकी थोड़ी सी दीपा मेहता काशी में विधवाओं के ऊपर फिल्म बना रहे थे। ठीक है, ये पूछता है काशी के अंदर फिल्म बनाने वाले कौन? दीपा मेहता। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है रामायण रिटोल्ड जो है, बात समझ गए, वो किसकी बुक थी? तो वो ओबरे मेमन की। और सलमान रुश्दी की जो थी सैटनिक वर्सेस, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना तीनों जो मैंने अंडरलाइन किए है ना। और यहाँ पर उसके बाद द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म, है ना, इसको बैन किया गया था। मी नथुराम गोडसे नाटक पर भी क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लियर? ये ध्यान रखना, यहाँ से ना वो एमसीक्यू बनाता है, मैं इसलिए आपको करा रहा हूं। चलो अब वापस आते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबंध अल्पकालीन समाधान है, परंतु समाज के हितों को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। जैसे भारतीय संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की सुंदरता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर लग सकते हैं प्रतिबंध। अगर आपके बोलने से कानून को नुकसान हो रहा है, नैतिकता को नुकसान हो रहा है, किसी समुदाय को नुकसान हो रहा है, दंगे भड़क सकते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति सुंदरता क्या लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है, और वो जायज है ना। इसके साधारणतः हमारी सुंदरता सीमित नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के प्रतिबंध समाज के हित में होते हैं, और प्रतिबंध किसी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक द्वारा अपने हित की रक्षा के लिए लगाए जाने चाहिए, विशेष स्थिति में लगाए जाए। ये नहीं है हमेशा, बट अगर नुकसान हो रहा है तो ही लगते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है लास्ट, सामाजिक न्याय की स्थापना। ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, कर लो भाई, कोई नहीं। मैं भी थक गया, मैं आप देखो बेसिकली कह रहा है सामाजिक न्याय कैसे होगा। अगर आपको समाज में न्याय की स्थापना करनी है,
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि न्याय की स्थापना होती कैसे है। देखो, क्या सबके साथ समानता कर देना न्याय होगा? तो आप बोलोगे भैया अगर हम सबके साथ समानता कर देंगे तो न्याय तो होगा, बट कभी कभी हम सबके साथ समानता नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति एक बराबर नहीं है। ठीक, तो समानता की स्थापना करने के लिए या न्याय की स्थापना करने के लिए तीन सिद्धांतों को ध्यान में रखना। पहला कि समान लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? समान बर्ताव। देखो, मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति समान है, अतः सबके साथ हमें समान बर्ताव किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो किसकी स्थापना होगी? सामाजिक न्याय की, है ना। और प्रजातांत्रिक युग में अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के अधिकार देती है। हमारे पास क्या है? मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, सुंदरता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसके अलावा राजनीतिक अधिकार भी मिलते हैं, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। इन अधिकारों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति शासन में भागीदारी बनते हैं और इसके अतिरिक्त सिद्धांत के अनुसार बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति सब बराबर कार्य करते हैं और इसमें जाति, लिंग, जन्म, नस्ल इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया आपको समानता स्थापित करनी चाहिए, समान लोगों के प्रति क्या करना चाहिए? समान बर्ताव। दूसरा होता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है? इस समानुपातिक न्याय में हमको यह देखना होता है कि किस व्यक्ति को हमें किस आधार पर अलग किया गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 8 घंटे काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा है, क्या हम दोनों को बराबर तनख्वाह देंगे? नहीं ना भाई, क्योंकि वो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उसको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत का काम कर रहा है और कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो क्या दोनों की सैलरी बराबर होगी? ये ध्यान रखना। वो तो मेहनत कर रहा है, नहीं भाई, लेकिन उसने भी तो मेहनत की थी। वो डॉक्टर है, वो दिमाग का यूज कर रहा है, नहीं समझे? उसका एक ऑपरेशन तुम्हारी जिंदगी ऑपरेशन कर देगा, ठीक है ना। तो वही चीज तो आप देखोगे कोई खान के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है तो उनको सुविधाएं मिलती है। समानुपातिक न्याय, बैलेंस बनता है ना। समानुपातिक न्याय इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग परिश्रम देना उचित है। जैसे इसमें व्यक्ति की मेहनत को देखकर, कौशल को देखकर, योग्यता को देखकर उसको परिश्रम दिया जाता है। परिश्रमिक व्यक्ति के परिश्रम के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के रूप में छात्रों को उत्तर पुस्तिका में गुणवत्ता और उनके प्रयास के अनुसार नंबर मिलते हैं। क्या सबको पेपर में, एग्जाम में एक बराबर नंबर मिलते हैं? जो अच्छा लिखेगा, जो सारे पर लिखेगा, उसको नंबर मिलेंगे। अब ये नहीं है कि आप भाई मान लो एक बच्चा है उसने 32 पेज लिखे, एक बच्चा उसने 32 पेज लिखे, लेकिन जो एक बच्चा उसने 32 पेज लिखे लेकिन उसने उसमें गाने लिखे, अपनी जिंदगी लिख दी, अपनी प्रेम कहानी लिख दी, और एक उसने 32 पेज में एक्चुअली में आंसर लिखा है, तो क्या नंबर बराबर मिलेंगे? समझ आया? आप लोग समझ पा रहे हो ना? तो वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, आप जो कर रहे हो उसके आधार पे तो मिलेगा, ठीक। परंतु कभी कभी समाज में खतरनाक कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों, खान में काम करने वालों को वेतन नहीं मिलता, तो समाज में समान बर्ताव के सिद्धांत के साथ साथ समानुपातिक न्याय भी होना चाहिए, मतलब उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, जैसे बच्चों का, बूढ़ों का, महिलाओं का आरक्षण देना, ये सब किसमें आता है? विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इसके माध्यम से भी क्या होता है? समानुपातिक समाज में न्याय की स्थापना होती है। इसके अनुसार लोगों की विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना आवश्यक होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण संदर्भों में व्यक्ति समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करना चाहिए। जैसे विकलांगों को विशेष सहायता देना, देखोगे उनके लिए अलग से सरकार पेंशन देती है, विकलांगों की पेंशन देती है, ठीक। विकलांगों को देखोगे कई जगहों पर लाइन नहीं लगती, तो उनको आगे जाकर काउंटर पे देखोगे पहले जगह मिल जाती है उनको, है ना। तो वो सब होता है। साधारणतः विकलांग उम्र, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से पहुंच से बाहर होना ऐसे कारण है जिनमें से कुछ व्यक्ति या वर्गों को विशेष सहायता उपयुक्त माना जाता है। आरक्षण वगैरह हो गया। भारत में एससी और एसटी को क्या मिलता है? आरक्षण को इसी आधार मिलता है, ठीक। तो समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए कितना है? 3। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। समझा दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप, मुझे पता है बहुत लंबी वीडियो होगी, बट कोई बात नहीं, जो लास्ट तक टिका रहेगा, जो वो जाएगा भाई पेपर में ना, तो उसका पेपर जहर होगा, उसको समझ में आएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी थक चुका हूँ, खाना खाते हैं, आप लोग भी अपना खाना वाना खा लो, ठीक है। सोने जा रहे हो तो सो जाओ, जैसे जो भी आप कर रहे हो, ठीक। एक बार मैंने जो पढ़ाया ना उसे रिवाइज जरूर कर लेना। जो मैंने बोला था ना कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो, उसके स्क्रीनशॉट लेके एक बार नजर जरूर मार लेना। आप देखो कि पेपर यहीं से ही आएगा, ज्यादा कुछ स्पोकन साइंस है नहीं। तसल्ली से पढ़ोगे, दिमाग फ्री करके पढ़ोगे, अच्छे से पेपर होगा। नींद प्रॉपर लेना, पढ़ने का मन करे तो पढ़ना, जबरदस्ती मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होगे दोबारा पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तुम पढ़ने के लिए बैठो, बात समझ गए? फेल ही तो होगे ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाएंगे। आओ, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब एक ही वीडियो आएगी पॉलिटिकल साइंस की, अब एक वीडियो आएगी, वो 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, और उसमें कराऊंगा एक ही वीडियो में एक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, फटाफट करेंगे उसको। इसमें टाइम इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सी चीजें को समझाने की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, है ना। और मैं नितिन विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद। आज समझ गए? ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना भाई ईमानदारी से।